गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? नमस्कार और स्वागत है आप सब लोगों का लाइफ की पॉजिटिविटी के इस सेशन में। थैंक यू सो मच सतीश जी फॉर स्विचिंग ऑन योर कैमरा। प्रदीप दुबे जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। साहिल जी, श्रेया मैडम, डी के राणा जी, विनोद शर्मा जी और मुर्तज़ा नज़ीम जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन टाइम। आज के सेशन में फिर से आप सब लोगों का स्वागत है, जहां हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जहां हम बात कर रहे हैं पॉजिटिविटी की, जहां हम बात कर रहे हैं कैसे हमारे एटीट्यूड के अंदर वो सारे चेंजेस लाए जाएं जो कि हमारे ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिविटीज़ को भर दें। हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ पॉजिटिव हो, लेकिन पॉजिटिव लाइफ के लिए जो करना होता है वो क्या है? पॉजिटिव थॉट्स को अपने साथ बार बार रिपीट करना, जोड़ना, अपना नेचर ऐसा बना लेना कि हम जहाँ भी जाएं, जहाँ भी रहें, पॉजिटिविटी हमारे साथ साथ चले। तो पॉजिटिविटी हमारे साथ चले, हमारे साथ रहे, हमारे साथ आगे बढ़े, इसके लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। ये साइंस है जिसको समझना पड़ता है। हमने हर चीज को जिंदगी में जब समझा, देखा, तो साइंस के माध्यम से देखा। देखिए, हमने आज कैलकुलेशंस हम बड़ी बड़ी करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं? हम साइंस के थ्रू, हम मैथ्स के थ्रू उन कैलकुलेशंस को पूरा करते हैं और उसके रिजल्ट्स भी हम देखते हैं। तो हर चीज़ एक साइंस है, ये याद रखें। और इसी साइंस में ये साइंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, साइंस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी का एक हिस्सा है जिसको हम सीख रहे हैं। और बहुत सारे विद्वानों ने, जैसे मैंने पिछली बार सेशंस में कहा था कि पहले इसको केवल धर्म ग्रंथों तक या केवल रिलीजियस टेक्स्ट तक इसको सीमित रखा गया था, लेकिन बाद में दार्शनिकों ने इसके ऊपर खोज की और जाना। फिर उसके बाद में साइंटिस्ट ने इसके ऊपर खोज करी और इस राज को जाना और समझा। और अब तो न्यूरो साइंटिस्ट, जो साइंस की भी सबसे ज़्यादा उच्च स्तरीय जिसको हम ब्रांच कहते हैं वो है, न्यूरो साइंटिस्ट भी अब ये बात मान रहे हैं और समझ रहे हैं कि अगर हम अपने माइंड को पॉजिटिव रख सकें तो ये ऐसे ऐसे चमत्कार कर सकता है जिससे कि सारा विश्व हैरान हो सकता है, जो कि एक साधारण मानव को महामानव में बदल सकता है। सुपर ह्यूमन की पर्सनालिटी हमारे अंदर आ सकती है। और उसी के लिए ये सारा विज्ञान है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। आज की जो डिस्कशन है, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि पिछली बार की डिस्कशन बहुत साइंटिफिक होने वाली थी और हुई भी। हमने काफ़ी सारे मेडिकल टर्म्स उसमें समझे, जाने। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि हमारा माइंड किस तरह से काम करता है। आज हम जो हैं वो उसी के आगे के कुछ एक्सटेंशंस को समझेंगे। आज एक अच्छी टेक्निक भी मैं आपको बताऊंगा जिसको हम कहते हैं डायरी राइटिंग या जर्नलिंग। और इसके ऊपर हम हमारे थर्सडे सेशंस में भी बात कर रहे थे कि सेल्फ रिफ्लेक्शन का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है जर्नलिंग करना, डायरी राइटिंग करना। तो आज हम उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि एक अच्छी जर्नलिंग करने का तरीका क्या है, क्या स्टेप्स हैं, एक अच्छी डायरी राइटिंग कैसे की जा सकती है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए आज के प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। पहले हमारे अजय भारत के उद्देश्यों को भी हम याद कर लेते हैं। और ये हमारे अजय भारत प्रकल्प का उद्देश्य है विश्व निर्माण करना, लेकिन कैसे? व्यक्ति के निर्माण से विश्व के निर्माण तक जाना, ये हमारा उद्देश्य है। और इसमें अजय भारत की जो हमारी तेजस विंग है वो काम करती है, जिसका उद्देश्य है हमारे देश के बच्चों तक, हमारे देश के युवाओं तक इस नॉलेज को पहुंचाना जो कि उनकी लाइफ में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकता है। तेजस, जैसा कि इसका फुल फॉर्म है, टुवर्ड्स एक्सीलेंस, जॉय, अवेयरनेस एंड सक्सेस। ये कुल मिला के हमारा तेजस का विंग है। हम चाहते हैं कि हमारे देश का हर बच्चा जो है एक्सीलेंस को अचीव करे, वो जॉयफुल रहे, उसका नेचर, अवेयरनेस, उसको अपने बारे में, अपनी वैल्यूज के बारे में अवेयरनेस भी हो, और वो धीरे धीरे इन सब चीज़ों का यूज़ करते हुए सक्सेस की तरफ आगे बढ़े। हमारा कोड ऑफ ऑनर है, हम इंस्पायर होना पसंद करते हैं, हम नई नई चीज़ों को जानना और समझना पसंद करते हैं। और इस इंस्पिरेशन को, जो कुछ हमें किताबों से मिलती है, जो कुछ हमें अपने मेंटर्स से मिलती है, जो कुछ हमें अपने गुरुओं से मिलती है, जो कुछ हमें अच्छे गानों से मिलती है, जो कुछ हमें अच्छे फिल्म्स को देखने से मिलती है, उन सारी इंस्पिरेशंस को हम इकट्ठा करते हैं और अपने जीवन में उनको लाने के लिए हम कमिटेड होते हैं। जब हम अच्छी इंस्पिरेशंस को कमिटमेंट के साथ जोड़ते हैं और उन कमिटमेंट्स के साथ में एक्शंस को जोड़ते हैं, तब जाके हमारे आसपास एक ऐसा ट्रायंगल तैयार होता है, एक ऐसा गोल्डन ट्रायंगल तैयार होता है जो अपने आप में अभेद्य होता है, जिसको कोई निगेटिविटी जिसके आगे टिक नहीं सकती। कभी कभी आ भी जाए
तो इन तीनों जो ताकतें हैं हमारी, इन तीनों ताकतों के सहारे हम उस निगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। और हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है एम्पावरिंग अवर यूथ थ्रू वैल्यू एजुकेशन एंड वैल्यूज फॉर बेटर वर्ल्ड। व्यक्ति निर्माण से विश्व निर्माण, और इसके लिए युवा सशक्तिकरण जो हम कर रहे हैं उसमें भी शिक्षा और संस्कारों के साथ में जोड़ के, शिक्षा कैसी होनी चाहिए? खाली शिक्षा से तो बात बनती दिखती नहीं है। खाली शिक्षा के माध्यम से जो कुछ हो रहा है वो तो अभी हमने देखा, परिणाम उसके क्या क्या आ रहे हैं। तो ऐसी सोसाइटी हम नहीं बनाना चाहते जिसमें कोरी शिक्षा हो। कोरा ज्ञान किसी काम नहीं आता। शिक्षा के साथ में संस्कार को जोड़कर ही बात बनती है। तो ये हमारा पूरा तेजस विंग का उद्देश्य है। और इसमें रोल ऑफ मेंटर अब हमको समझ में आता है कि जिंदगी में जो कुछ हम सीखते हैं उसके पीछे अच्छे मेंटर्स का होना बहुत ज़रूरी है। और अच्छे मेंटर्स हमारी बहुत सारी परेशानियों को आसान बना देते हैं। तो मैंने आपको पिछली बार बहुत सारी चीज़ें बताई। हमने बात की कि कैसे हमारी सिचुएशन जो है वो हमारे पैटर्न के साथ कनेक्ट होती हैं, और न्यूरल पैटर्न्स के बारे में हमने बात की। फिर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट न्यूरल पैटर्न के ऊपर पावलोव ने किया था। इवान पावलोव करके एक बड़े साइकोलॉजिस्ट रहे, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट आज भी द पावलोज एक्सपेरिमेंट के नाम से, द पावलोज थ्योरी के नाम से इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। उसमें उन्होंने ये जानना चाहा कि क्या वाकई में किसी पैटर्न को दिमाग के साथ में जोड़ा जा सकता है, कि ये सिर्फ कहने की बात। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कुत्ते के साथ इस एक्सपेरिमेंट को किया। उन्होंने अपनी लैब में उस डॉग को वो लेके गए। पहले दिन उन्होंने उस कुत्ते के सामने उसका जो फेवरेट फूड था वो रखा, और उसके दिमाग का निरीक्षण किया। तो देखा कि उसके दिमाग ने भूख के सिग्नल देना शुरू कर दिए, उसकी जुबान के ऊपर लार आने लग गई। ये सब उन्होंने देखा। फिर उन्होंने क्या किया कि उसको वो खाना उसके सामने से हटा लिया, और उसके सामने केवल एक बेल बजाई, एक घंटी बजाई। तो देखा कि जब बेल बजती है तो उसके दिमाग में कोई सिग्नल नहीं आते, दिमाग जो है वो पहले की तरह शांत है। जैसे ही खाना लाते हैं तो दिमाग में सिग्नल आते हैं। अब की बार उन्होंने तीसरी स्टेप की। तीसरी स्टेप में मतलब तीसरे दिन की बात होगी ये, कि उन्होंने कुत्ते के सामने खाना भी लाया, और जब वो खाना खा रहा था उस दौरान उन्होंने घंटी भी बजाई। और ऐसा वो कुछ दिनों तक लगातार करते रहे। जब जब कुत्ता खाना खाता था तब तब उसके सामने घंटी बजाते थे, जब जब कुत्ता खाना खाता था तब तब उसके सामने घंटी बजाते थे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट की फोर्थ स्टेज करी, जिसमें उन्होंने कुत्ते के सामने खाना नहीं लाया, केवल वो बेल बजाई। और केवल वो बेल बजाने के बाद जो उन्होंने रिजल्ट देखे वो हैरान हो गए। केवल उस बेल की घंटी सुनते ही कुत्ते के अंदर, उसके दिमाग के अंदर वो सारे रासायनिक परिवर्तन होने लगे। उसको तुरंत सिग्नल मिला कि जैसे अब उसके सामने खाना आने वाला है। उसके दिमाग के अंदर भूख के सिग्नल गए, जुबान पे लार के सिग्नल आने लगे, और वो बड़ी रोचकता से, बड़ी आतुरता से वो जो है अपने खाने को ढूंढने लगा, एज इफ पूरा शरीर उसका तैयार हो चुका था खाना खाने के लिए। तो पावलो ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये समझने की कोशिश की थी कि जो हमारे पैटर्न होते हैं, वो हमारे पैटर्न न्यूरॉन्स के साथ कैसे कनेक्ट हो जाते हैं। वो तो एक कुत्ता है, उसको तो बिल्कुल भी नहीं पता है कि ये इसके पीछे क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इंसान हो तो चलो थोड़ी बहुत नकल भी कर सकता है, एक्टिंग भी कर सकता है, लेकिन ही वॉज जस्ट अ डॉग। हम्म तो एक कुत्ते के साथ अगर एक न्यूरल पैटर्न कनेक्ट हो सकता है कि जब जब बेल बजी तो उसके अंदर ये प्रोसेस हो गया कि मुझे खाना 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 मिलने वाला है, और पूरी बॉडी उसकी उसके लिए तैयार हो गई। तो पावलो ने इस बात का रिजल्ट ये निकाला कि कैसे कोई भी पैटर्न हमारे न्यूरॉन्स के साथ जुड़ जाता है। और जब ये पैटर्न हमारे न्यूरॉन्स के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर हमें अच्छे और बुरे सिग्नल्स इससे मिलते हैं। आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग बोलते हैं शगुन और अपशगुन। हाँ सतीश जी, ऐसे अपने समाज में बात चलती है ना कि गाय को देखा सुबह सुबह उठ के, अरे वाह आज अच्छा दिन निकलने वाला है। अरे यार अपने सामने से बिल्ली चली गई तो बुरा दिन निकलने वाला है। हाँ, ये कैसे आया? ये पावलो का जो एक्सपेरिमेंट था उससे समझ में आया। कभी किसी व्यक्ति ने सुबह सुबह उठ के बिल्ली को देख लिया होगा, और वो आगे चल के उसका एक्सीडेंट हो गया होगा। तो उसके दिमाग ने ये सोचा कि आज मैंने क्या देख लिया था सुबह में कि ऐसा हुआ। तो उसने देखा यार बिल्ली को देख लिया इसलिए ऐसा हुआ।
तो ये उसके दिमाग के साथ एक न्यूरल पैटर्न बन गया। आप समझ रहे हैं बात को? ऐसे हमारे साथ जिंदगी में बहुत सारे न्यूरल पैटर्न्स बने हुए। मान लो हमारे साथ कभी किसी व्यक्ति ने कोई बुरा किया, तो उसकी उसके जैसा दिखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति भी होगा, या किसी उसी गांव से आता होगा। जैसे मान लीजिए मेरे साथ कभी किसी ने, इंदौर के कोई व्यक्ति ने बुरा करा, तो क्या होगा? अब अगली बार जब मैं किसी इंदौर के व्यक्ति से मिलूंगा, तो क्या होगा? मुझे ऐसा पैटर्न क्लिक होगा, यार इंदौर के लोग जो हैं वो जरा टफ होते हैं भाई, जरा इनसे बच के रहना चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग वन इंदौर का एक एग्जांपल। ऐसा कुछ भी हो सकता है जो आपके न्यूरल पैटर्न में फिट हो जाए, और वो अगर आपके न्यूरल पैटर्न में फिट हो गया तो वो ट्रिगर है। जैसे कुत्ते के लिए वो बेल ट्रिगर है, वैसे ही आपके लिए वो परिस्थिति, वो व्यक्ति, वो घटना, वो ट्रिगर बन जाती है। तो ये तो हो गई बुरे ट्रिगर्स की बात। अब अच्छे ट्रिगर की भी बात करते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी में दिन भर से लेकर रात तक के रूटीन में अच्छे अच्छे ट्रिगर्स डाल लें, तो वो ट्रिगर बाद में क्या करेंगे, आपकी आपके न्यूरल पैटर्न के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एक मेरी बचपन की घटना बताता हूं। बचपन में मैं बहुत शरारती था, तो रात को सोता नहीं था जल्दी। नींद ही नहीं आती थी, और मैं सबको, मेरी नानी जी के साथ में, नाना जी के पास में मैं सोता था। तो वो सोने लगते थे और मैं जगता रहता था, बड़बड़ाता रहता था। तो वो कहते तू सोता क्यों नहीं? मैं कहता था मुझे नींद ही नहीं आती। तो वो कहते थे तू एक काम कर, एक मंत्र हम देते हैं, तो वो मंत्र जब तेको नींद आ जाएगी। तो उन्होंने मुझे एक 2 लाइन का मंत्र सिखाया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो अब उन्होंने ऐसा कोई भी मंत्र आप अपने धर्म का कह सकते हैं सोते सोते। इसलिए बहुत से धर्मों में, ताहिर जैसे तुमको भी पता होगा, इस्लाम में भी दुआएं हैं। सुबह उठने की दुआ, रात को सोने की दुआ। अब वो बच्चों को सिखाई जाती है, हाँ, कि बेटा दुआ पढ़ के जगो, दुआ पढ़ के सो, दुआ पढ़ के खाओ। ये क्या है? अब आपको समझ में आया वो इवान पावलोव का एक्सपेरिमेंट, घंटी और उसके साथ फूड का एसोसिएशन। तो मैं वो बचपन से अब वो आदत पड़ गई, वो मंत्र पढ़ता हूँ और वो सोता हूँ। आज भी ये पोजीशन है। अब वो 40 साल में घंटी एकदम पक्की बन गई दिमाग के अंदर। आज ये पोजीशन है कि मैं रात को अगर सोया हूं कहीं भी, और ये मंत्र मैं बोलूं, तो इस मंत्र की जो दूसरी लाइन है वहां तक पहुंचते पहुंचते तो मुझे जो है इतनी ज्यादा नींद आने लग जाती है, आंखों में नींद भर जाती है, उबासी आने लगेगी, एज इफ बस अब थोड़ी देर में मैं टपक जाऊंगा नींद के समुद्र में। कैसे हो गया? ये कनेक्टिविटी बन गई। ये कनेक्टिविटी, उस मंत्र के अंदर क्या पावर है ये नहीं पता, लेकिन ये मंत्र की पावर और मेरे दिमाग की मेंटल ट्रिगर ये कनेक्ट हो गई। तो इससे क्या हुआ, वो अब एक पैटर्न बन गया। रात को सोना है, एक नींद की दवा है हमारे पास, बिना गोली फिजिकल खाए, बस इसको मंत्र को 2 3 4 बार, 5वीं बार में तो ढुस गए अंदर। सो दिस इज व्हाट इट इज। तो अब आप लोग क्या करो, ऐसे सुबह की भी जगने की, सुबह जगते समय अगर हम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, ये कोई भी एक प्रेयर ऐसी बोल लें, तो आपको पता लग जाता है जब जब ये प्रेयर बोलोगे आपकी आंखों में तुरंत जो है वो स्फूर्ति आने लग जाएगी। नहाने के समय की एक प्रेयर है। तो ये अलग अलग ट्रिगर्स आपकी पॉजिटिविटी के लिए दे दिए गए। आपको याद होगा मोहम्मद अली एक बड़े मुक्केबाज हुए, बॉक्सर, है ना। उनकी लाइफ की बायोग्राफी आप जब पढ़ोगे, तो वो कहते थे कि मैं पहले रिंग में जाने के पहले ना बहुत घबराता था, बहुत घबराता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं कभी जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा। मैं उनका आपको एक फोटो भी दिखाता हूं, मोहम्मद अली द बॉक्सर। हाँ, तो उनकी बायोग्राफी है। उनकी बायोग्राफी में लिखा हुआ है, ये मैं आपको इनका, ताकि कभी आप देखें नेक्स्ट टाइम तो आपको याद रहे। ये देखो, ये है ना, मोहम्मद अली द बॉक्सर, द बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद अली मोर देन अ बॉक्सर। तो इसमें एक बड़ी अच्छा वाक्य लिखा हुआ है। ये वाक्य ये लिखा हुआ है कि मैं, ये वर्ल्ड चैंपियन रहे बॉक्सिंग के, और इनके नाम से बाद में रिंग में जाने से अच्छे अच्छे लोग कांपते थे, लेकिन इन्होंने लिखा कि मैं पहले खुद कांपता था बॉक्सिंग के रिंग में जाने के लिए, और मुझे डर लगता था। वो डर मेरा जो था वो इस बात के लिए था कि मैं हार जाऊंगा तो क्या होगा, मैं हार जाऊंगा तो क्या होगा, आई इफ व्हाट इफ आई विल लूज दिस चैंपियनशिप और दिस टूर्नामेंट।
तो उनके मेंटर ने उनको कहा कि यार तू इतनी बात हारने हारने की सोचता है, तू जीतने की भी तो सोच सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मैं सोच सकता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा अब से तू ये करना, रिंग में जाने के पहले वो थोड़ी देर जब वो कमेंटेटर आता है, लोगों को जोश दिलवाता है, ये कराता है, और जैसे ही तू उस माहौल में घुसने घुसे उसके पहले जब तू तेरे ड्रेसिंग रूम में रहे, वहीं से तू एक मंत्र बोलना शुरू करना। तो क्या मंत्र था वो? तो उनके मेंटर ने कहा तू अपने अंदर बोलना, आई एम द अली, आई एम द चैंपियन, आई एम द अली, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, ऐसे ऐसे करते रहना और बोलते रहना। तो उन्होंने उसको मेंटर की वो बात को ले लिया। इसको कहते हैं ना, अपनी मेंटर के लिए अगर आपका समर्पण हो तो फिर दिमाग आपका ज्यादा दौड़ाते नहीं। वो कहे, अगर वो कहते नहीं नहीं अभी तो चैंपियन मैं बना ही नहीं हूं, अभी से मैं कैसे बोलूं, लेकिन उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, आई एम द अली, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेट, आई एम द चैंपियन, आई एम द बॉक्सर, आई एम द चैंपियन। ये बात बोलते 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 वो इतने ज्यादा कन्विंस्ड हो गए उस बात से, जब जब ये बात बोलते छोटे छोटे मैचेस जीतते चले जाते, फिर आगे बढ़ते। तो जैसे क्वार्टर फाइनल जीता, आई एम द अली, आई एम द चैंपियन, आई एम द अली, आई एम द चैंपियन, फिर आगे गए, फिर उसके बाद सेमीफाइनल में गए, फिर फाइनल में गए। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे उनके अंदर ये एसोसिएट हो गया, ये ट्रिगर उनके अंदर। और ये जब एसोसिएट हो गया तो उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि इस एक प्रैक्टिस ने मेरी लाइफ की दिशा बदल दी। उसके बाद से मुझे रिंग में जाने के पहले कभी भी डर नहीं लगा, कभी भी मैं उस रिंग में जाने के पहले कांपा नहीं, मेरे हाथ पैर नहीं फूले, मैं जो है अपने आप में नर्वस मैंने फील नहीं किया। टूर्नामेंट होते हैं, कभी कोई जीतता है कभी कोई जीतता है, जीत तो हार और जीत लगी रहती है खेल में, लेकिन अंदर से मैं कभी नहीं हारा उसके बाद। कितनी बड़ी बात, अंदर से हारना है ना। बाहर से हारना तो क्या है, एक दिन हारे अगले दिन जीते, लेकिन अंदर से मैं कभी नहीं हारा। ये कैसे हुआ? ये उस न्यूरल पैटर्न से हुआ, ये उस ट्रिगर से हुआ जो कि उन्होंने अपने पॉजिटिविटी के साथ एसोसिएट कर लिया। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को ये करना है कि हमें भी अपने लिए कुछ ऐसे अफर्मेशंस बना लेने, हमें भी अपने लिए ऐसे कुछ न्यूरल पैटर्न्स बना लेने हैं जो कि आपकी एग्जामिनेशन के रूम में जाते समय, इंटरव्यू के रूम में जाते समय, ये सब में आपकी मदद करें। और ये अफर्मेशन आपके ही डर का अपोजिट होगा, है ना। आई एम द ग्रेट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेट, आई एम द चैंपियन, ये उनके डर का अपोजिट था, है ना। आई एम स्टूडियस, आई कैन राइट, आई कैन राइट, आई एम स्टूडियस, आई कैन राइट, आई कैन विन, आई कैन पास, आई एम द स्टूडियस। तो ये आपके लिए, जो कि जिसको लिखने का या जिसको एग्जामिनेशन का फियर होता है, ये उसके लिए हो सकता है। लोग पहले क्या क्या करते थे उसके लिए, देखो, दही खिला देना जाने एग्जाम में जाने के पहले, ये क्या था? ये एक ट्रिगर था जो कि उसकी पॉजिटिविटी के साथ में जनरेशन आफ्टर जनरेशन, कोई कहता था डर लगे तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी, जोर जोर से बोलो, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तो ये क्या था? ये आपके अंदर वो पॉजिटिविटी लाने के नए नए तरीके खोजे गए, आध्यात्म के द्वारा, धर्म के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, इनको सबको जोड़ा गया, और फिर ये सारा साइंस बना। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ट्रिगर्स जो हैं हमें नेगेटिविटी की तरफ भी लेकर जाते हैं, और ट्रिगर्स जो है हमें पॉजिटिविटी की तरफ भी ले जा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोगों के नेगेटिविटी के ट्रिगर्स तो अपने आप बन जाते हैं, पर उनको जो पॉजिटिविटी के ट्रिगर्स अपनी लाइफ में बनाना है वो नहीं उनको समझ में आता। हम्म। तो अब आपको समझ में आया होगा, थॉट्स और पैटर्न्स, पहले हमारे विचार हमारे न्यूरल पैटर्न्स बनाते हैं, और बाद में ये पैटर्न्स हमारे आगे के थॉट्स को बनाने लग जाते हैं, आगे के थॉट्स को बनाने लगते हैं। देखो मैं एक, अब कितनी बातें मैं आपको बताऊं, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेन सब्जेक्ट्स से के अलावा हो जाएगा, लेकिन एक बुक है, एक लेडी थी लुइस एल हे, है ना। इसकी एक बुक है, ये जरूर पढ़ना चाहिए आप सब लोगों को। इस बुक का नाम है यू कैन हील योर लाइफ। ये लेडी जो थी ना, ये है अभी भी है। तो ये लेडी जो है, इनको, इनकी लाइफ मतलब मिजरेबल लाइफ, बचपन से इनकी मदर, इनके जो एक्चुअल फादर थे वो छोड़ के चले गए, फिर इनकी मदर ने दूसरे व्यक्ति के साथ शादी करी, वो दूसरा व्यक्ति इतना ज़्यादा गंदा कि वो, ये तब ये 8-9 साल की, 10 साल की रही होंगी, तब वो, उसका टेक्निकली वो उनके फादर थे, लेकिन वो फादर होके भी उनका उनका रेप करते थे बचपन में। और उसके बाद में ये ऑफिस जहाँ गए वहाँ भी इनको बहुत सारे इस तरह के फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज। ये लेडी लिखती है अपनी बायोग्राफी में कि
22-23 साल तक आते आते मेरी जिंदगी इतनी नर्क हो चुकी थी, बाहर से और अंदर से मैं इतनी ज्यादा टूट चुकी थी कि मुझे इंसानों के बीच में रहने में दिक्कत होने लगी थी। देखो, बाहर की परिस्थितियों से कैसे न्यूरल पैटर्न हमारे बन जाते हैं। और उन्होंने बाद में लिखा कि एक फिर मैं कमाने लग गई, मैं सब चीज़ों से अलग हो गई, मैंने शहर बदल दिया, मैं अच्छी जगह कहीं एक जगह जॉब करने लगी। कुछ साल जॉब करने के बाद में मुझे अचानक से अपने सीने में दर्द सा महसूस हुआ, चेस्ट की तरफ। फिर एक्सरे करवाया तो पता चला कि मुझे तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, और इतनी ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम। और वो कहती कि मैंने कभी सोचा नहीं, मेरी लाइफ में कभी मैंने किसी के लिए कुछ बुरा नहीं किया, उल्टा मेरे लिए साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर मुझे मेरे अंदर, मेरे साथ इतनी यंग एज में ये सब बीमारियां कैसे आ गई। फिर वो लिखती हैं कि मैंने उसके ऊपर सोचना शुरू किया, मैंने कुछ किताबें पढ़ना शुरू की, कुछ थेरेपीज लेना शुरू की, और मुझे पता चला कि इनफैक्ट हमारे अंदर आई हुई बीमारियां भी हमारी सोच का परिणाम है। 90% से भी ज्यादा साइकोलॉजिकल बीमारियां वो हमारे अंदर आ जाती, हमारी सोच से आ जाती। तो उन्होंने वो किताब लिखी, यू कैन हील योर लाइफ। और उसमें उन्होंने लिखा कि मुझे जो ये कैंसर हुआ, कैंसर जैसी बात एक बहुत बुरे विचार को अपने दिल में लंबे समय तक जगह देने का परिणाम होता है। जब आप किसी भी व्यक्ति के साथ लंबे समय तक घृणा को पाल के रखते, घृणा, ईर्ष्या, इसको जब आप अपने मन में लंबे समय तक पाल के रखते हैं, तो वो फीलिंग धीरे धीरे क्या बन जाती है, वो फीलिंग धीरे धीरे कैंसर बन जाती है। आपने कैंसर का चिन्ह देखा, कर्क, केकड़ा। केकड़ा जो होता है वो कैसा होता है, काटता है ना अंदर से। तो अगर कोई चीज आपके अंदर ऐसी है जो लंबे समय तक आपको काट रही है, अंदर आपने रखी है किसी के लिए भी, इसलिए कहते हैं ना, पुराने लोग क्या कहते थे यार, लेट गो सीखो। लाइफ का सबसे बड़ा मंत्र माफ करो। जो कुछ हुआ, जैसा हुआ, तेरा कर्म तुझको मुबारक, मेरी जिंदगी आगे फूलों से भरी है। तेरी जिंदगी और तेरे कर्म से जो मुझे कांटे चुभे वो मैं वापस दे रही हूं, वापस दे रहा हूं। मुझे नहीं रखना, मुबारक तेरी जिंदगी तेरे साथ, मेरी जिंदगी मेरे साथ। ये लेट गो करने की आदत जिसके अंदर आ जाती है, वो इंसान निर्मल गंगा की तरह, निर्मल नदी की तरह प्रवाहित होने लग जाता है। और जो पानी को अपने पास बांध के रखे, ये पानी कौन सा, पुरानी यादों का पानी, ये पुरानी घटनाओं का पानी, ये किसी ने कुछ हमें बोल दिया उसका पानी, ये किसी ने हमें चिढ़ा दिया इसका पानी, ये कुछ भी तुम अगर अपने पास रखोगे, तो कोई अच्छे से अच्छा पानी भी अगर तुम बहुत समय तक अपने पास रखोगे तो क्या होता है, क्या होता है, समीक्षा, वो पानी सड़ने लगता है। सड़ने लगता है ना पानी। फिर उसी पानी में जो कल तक बड़ा स्वच्छ था, साफ था, उसी पानी के अंदर कीड़े आने लग जाते हैं, उसी पानी में फंगस आने लग जाती है, उसी पानी के अंदर बदबू आने लग जाती है। सोचो, पानी जैसी वस्तु के अंदर ऐसा हो जाएगा तो तुम्हारा शरीर क्या है, तुम्हारे शरीर के अंदर भी 75% तो पानी है। तो जब बाहर के पानी का असर ये हो जाता है कि थोड़े दिन में, साल भी नहीं, थोड़े से दिनों में वो पानी खराब हो जाता है, तो हम तो कितने सालों तक लोगों की क्या क्या बातें अपने मन में बनाए रखते हैं। लेट गो, लेट गो, लेट गो, जाने दो। जो हुआ, जो बीत गई सो बात गई, बीती बातों का रोना क्या। ये लाइन को हमेशा याद रखो, जो बीत गई सो बात गई, बीती बातों का रोना क्या। वो पुराना था, वो बीत गया, उसके ऊपर अब हमारा कंट्रोल नहीं है। तो जो कंट्रोल के बाहर है उसको अपने दिमाग के भी बाहर कर दो। आगे की, भविष्य की अच्छी बातें सोचो, उन चीजों से प्रेरणा लेके कुछ नया जीवन शुरू करो। तो ये लुइस एल हे ने अपने जीवन में उसके ऊपर काम करना शुरू किया। उसने अपने उस पिता को, सौतेले पिता को जिसने बचपन में बुरा किया उसके साथ, उसको सबको माफ करना शुरू किया। बोले माफी, 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 माफी। उन बॉसेस को, उन कलीग्स को, उस माँ को जिसने इसका ध्यान नहीं रखा, सबको माफ कर दिया। और इसने देखा कि थोड़े दिनों के बाद इसके कैंसर के ठीक होने की रफ्तार इतनी स्पीड से तेज हुई कि 2 या 4 वर्षों की थेरेपी के बाद में, मेंटल थेरेपी और हीलिंग के बाद में, इसके शरीर से पूरा के पूरा ट्यूमर खत्म हो गया, पूरा के पूरा ट्यूमर। और ये किताब उसका एविडेंस है। तो इस किताब के आखिरी के पेजेस पे आप हैरान हो जाओगे। मैं आपके साथ इसकी पीडीएफ शेयर करूंगा, या आप इसको मंगवा लेना किताब को। इस किताब के आखिरी में देखो,
उसने जो दिया है, उसने फिर बहुत सारे लोगों के साथ काम करना शुरू किया। आज इंडिया में भी द लुइस एल हे इंस्टीट्यूट से पूरे वर्ल्ड में, जहां पर थॉट प्रोसेस के साथ फिजिकल बीमारियों का क्या रिलेशन है वो सिखाया गया। और ये मैंने अपने परिवार में भी चेक किया। मुझे अपने परिवार में भी ऐसे लोग मिले जिनको जो बीमारियां थी, और मेरे जीवन में भी जो जो बीमारियां आई, वो बीमारियों के पीछे कौन कौन से थॉट्स थे वो मुझे पता चले। तो इसमें बताया क्या बताया है, जैसे किसी के पेट में मरोड़ हो रही है, पेट में जब मरोड़ होती है, जिन लोगों के पेट में ज्यादा मरोड़ होती है, लुइस हेले कहती है कि उसके संभावित कारण है भय, या किसी प्रोसेस को रोक के रखना अपने तक। कोई चीज होना होना चाहती है, उसको होने नहीं देना। किसी के जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, उसको रोक के रखना। किसी एम्प्लॉय के जीवन की कुछ तरक्की को रोक के रखना, अपने जीवन की कुछ बातों को लेट गो नहीं करना, ऐसे व्यक्ति को पेट में मरोड़ शुरू हो जाती है। अब इसकी नई विचार प्रक्रिया क्या है कि मैं जीवन की प्रक्रिया में विश्वास करता हूं और मैं सुरक्षित हूं। आई बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ। ये लाइफ है, आई बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ। अलग अलग रास्तों से होके गुजरती है, कुछ कुछ सुनहरे रास्ते हैं, कुछ काले रास्ते हैं, लेकिन ये जीवन है। ये जीवन इसी रास्ते से होके गुजरता है, और मैं इस प्रक्रिया में भरोसा करता हूं या करती हूं, और मैं सुरक्षित हूं। मैं सुरक्षित हूं। फोड़े, फोड़े अगर किसी को हो जाते हैं, तो फोड़े किस कारण से होते हैं, इस पे लुइस हे की रिसर्च है। वो कहती हैं कि अगर चोट, अपमान और प्रतिशोध की भावनाएं आपने अंदर विकसित कर ली, किसी के साथ बदला लेने की भावना आपके अंदर है, किसी का अपमान करने की, तीव्र रूप से अपमान करने की इच्छा आपके अंदर दबी हुई है, तो ये फोड़ों के रूप में बाहर निकलेगी। फोड़े मतलब अल्सर्स, फोड़े के रूप में बाहर निकलेगी। मुहासे, मुहासे जिन लोगों को होते हैं, अप पिंपल्स, अपने आप को स्वीकार न करना, खुद को पसंद न करना, खुद को पसंद। और आप देखो कितना करेक्ट है, जब हमारे टीन एज होती है तब ज्यादातर हम अपने आप को लेकर कॉन्शियस हो जाते हैं। बच्चे, तुम सब अपने आप को, अपनी फैमिली है एक, इसी में अपन बात कर रहे हैं, तुम देखो अपने आप को। मैं भी बचपन में, टीन एज में, अरे मैं कैसा दिख रहा हूं, अरे मेरी नाक कैसी है, अरे मेरे होठ कैसे है, अरे मेरे गाल कैसे हैं, ऐसा सब बार बार आईने के सामने खड़े खड़े खुद को, उस एज में अपने को अपने आप से थोड़ी सी नापसंदगी होती। और वही एज होती है, देखो उसके अंदर हार्मोन्स भी चेंज हो रहे हैं, उसी के अंदर ये फोड़े फुंसी और ये सब होता है। फिर बाद में इंसान जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लेता है, फिर खुश हो जाता है। कुछ कुछ आखिरी तक भी नहीं करते हैं तो वो खुश नहीं होते हैं, है ना। सेल्फ बॉडी शेमिंग, दूसरे तो क्या करते हैं, हम अपनी ज्यादा कर लेते हैं, है ना। तो ये इसने इतनी बड़ी लिस्ट दी है, कम से कम 10 पेजेस तक है, मैं क्या क्या बताऊं आपको, लेकिन बहुत बहुत सारी चीजें इसने दी है। आ, एक दो और बड़ी चीजें मैं आपको बताता हूं। अपेंडिसाइटिस जिसको हो जाता है, अपेंडिसाइटिस, पेट के अंदर अपेंडिक्स का जो प्रॉब्लम है, तो वो किससे होता है पता है? भय। अगर कोई व्यक्ति डरता रहे किसी भी चीज से, जीवन का भय, तो उससे क्या होता है, उसको अपेंडिसाइटिस का इशू होने लग जाएगा। उसका इलाज क्या है? उसका इलाज जो मेडिकल साइंस में वो तो करो, लेकिन भावनाओं में क्या करो? मैं सुरक्षित हूं, मैं आराम महसूस करता हूं, और जीवन को खुशी से आगे बढ़ने देता हूं। जीवन को खुशी से आगे बढ़ने देता हूं। मैं तो कहता हूं डॉक्टर शिल्पा, ये हर डॉक्टर ने इस किताब को पढ़ना चाहिए। और हर डॉक्टर ने अपने मरीज को दवाइयों के साथ, डॉक्टर अतीन्द्र, दवाइयों के साथ में ये पर्ची पे ये भी लिखना चाहिए कि तेरे को थॉट प्रोसेस में क्या चेंज करना है, तेरे, और ये इसकी एक हम कंप्यूटराइज्ड इंडेक्स बना लें और उस पर टाइप करें इसकी बीमारी और उससे रिलेटेड थॉट प्रोसेस, यहां पर जो लिखी हुई है वो दे दें। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन बीपी जिसको है, उन्होंने इसका रिसर्च किया है और बताया कि लंबे समय से जारी भावनात्मक समस्या, और देख लेना आप अपने अपने पेशेंट्स में जिनको हाइपरटेंशन है, लंबे समय से जारी कोई इमोशनल प्रॉब्लम जिसका समाधान नहीं हुआ, उस व्यक्ति को 100% हाइपरटेंशन होगा। और आज जोड़ ही दिया है ना, हाइपरटेंशन को स्ट्रेस से जोड़ा है ना, तो बीपी क्यों हो रहा है भाई, क्या सोचते रहते हो ऐसा? देखो, लंबे समय तक
कंटिन्यूड इमोशनल स्ट्रेस, ये हाइपरटेंशन दे देगी। और क्या होगा, बचपन में जिसको प्रेम का अभाव रहा है उस व्यक्ति को 100% हाइपरटेंशन होगा। इसलिए बचपन में बच्चों को खूब प्यार दो, खूब प्यार दो उनको, ये उनको हाइपरटेंशन से आगे बचाएगा। हार मानना, अगर वो व्यक्ति किसी चीज को लेकर हारा हुआ महसूस करता है तो उसको हाइपरटेंशन होगा। अगर किसी व्यक्ति को जिंदगी में ये सोच है कि कोई भी काम करने का फायदा क्या है, जो भी हो मेरे से वो काम नहीं होगा, मेरा काम नहीं होगा, उसको हाइपरटेंशन 100% होगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि इसकी नई प्रक्रिया क्या है हाइपरटेंशन से बचने की, मैं खुशी से मेरे अतीत को छोड़ता हूं। आई हैप्पीली लेट गो माई पास्ट। खुशी से छोड़ो, दुख से मत छोड़ो पास्ट। पास्ट तो छोड़ना ही पड़ता है सबको, कितने दिनों तक चिपका के बैठोगे, लेकिन खुशी से छोड़ दो, आज ही छोड़ दो, खुशी से छोड़ दो। और क्या दूसरी बात, मैं अब खुशहाल वर्तमान में रहना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू लिव इन अ प्लीजेंट प्रेजेंट। प्लीजेंट प्रेजेंट में रहना चाहता हूं, हैप्पी प्रेजेंट में मैं रहना चाहता हूं। मेरा जीवन एक खुशी है, मेरा जीवन एक हैप्पीनेस का फ्लो है। ये बार बार अपने आप को जब तुम याद दिलाओगे तो ये सारी चीजें जो है वो दूर होने लगेगी। तो ये तो लिस्ट है, मैं कितनी बताऊं, इतनी इतनी ज्यादा शानदार रिसर्च और इतनी बढ़िया लिस्ट मैंने कभी नहीं देखी। यू कैन हील योर लाइफ, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल हे। आप लोग अपने पसंदीदा बुक्स की लिस्ट में इसको जरूर शामिल करो। इस बुक को सामूहिक रीडिंग में ले लो, पढ़ो आपस में एक दूसरे के साथ में। और इसको हमारे साथ डॉक्टर अतुल ढगे जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, तो ये सब जोड़ें। और हम तो, मैं ये कह रहा हूँ, इसको सब अपने अपने लाइफ में इनकी इसकी लिस्ट बनाएं। या कुल मिला के क्या है, लाइफ के उन सारी चीजों को पुराने थॉट में से कैसे निकालना है, इसको हम समझे। और थॉट से निकालने का कोई तरीका नहीं है जब तक कि आप पॉजिटिव थॉट नहीं लाओ। देखो, एक एक पाइप के अंदर एक बॉल फंसी हुई है, उस बॉल को बाहर निकालना है तो आपको दूसरी तरफ से कुछ न कुछ पुश करना पड़ेगा, तब जाके वो बॉल बाहर निकलेगी। चाहे उसको फिंगर से धक्का दो या रॉड से धक्का दो या डंडे से धक्का मारो। तो एक बुरे थॉट को निकालना है तो एक अच्छा थॉट ले आओ, दैट्स इट। कोई नई साइंस नहीं है। बुरे थॉट से लड़ नहीं सकते। बुरे थॉट अपने तरीके से बार बार आएंगे, आपको बार बार उसको कहना है, यार तू क्यों आया भाई, मैंने तो छोड़ दिया मेरा पास्ट, मेरे पास अब कुछ नहीं रखा, मेरे पास कुछ नहीं। वो तुमसे उधारी मांगने आया है, तुम उसको 5 रुपए भी मत दो। वो तुमसे एक दिन का और किराया मांगने आया है तुम्हारे दिमाग में रहने का, तुम बोलो भाई सारे पैसे खत्म, सारे पैसे ऋषि सर ने चुरा लिए हमारे, अब हमारे पास कोई पैसा नहीं रहा, सब पैसे हमारे मेंटर को दे दिए हैं, अब सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, सॉरी, थैंक यू, गुड बाय, नमस्ते। वो नहीं आएगा, नहीं आएगा। एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, बार बार किसी को याद करो, बार बार तुम्हारे मेंटर्स को याद करो, बार बार किसी पॉजिटिव थॉट को याद करो, वो चला जाए। राइट। तो ये पैटर्न बनाना है बेटा, हाँ, सब लोग समझो। और नए बच्चों को तो अभी से ये मजबूती हमें लानी है। न्यूरल पैटर्न समझ में आ जाए तो वो न्यूरल पैटर्न ब्रेक करने का तरीका भी समझ में आ जाएगा। तो ये देखो, 2 नीड्स फॉर एनी न्यूरल पैटर्न। नए न्यूरल पैटर्न खड़े करना है तो भी 2 तरीके, पुराने तोड़ने हैं तो भी 2 तरीके। थॉट्स की प्लानिंग करना, कैसे करना, पॉजिटिव थॉट्स प्लस पॉजिटिव एनर्जी। खाली पॉजिटिव थॉट से नहीं होगा, पॉजिटिव थॉट के साथ में वैसा फील भी करना है। मुंह लटका के बोला मैं तो बहुत खुश हूं, अरे बाप रे क्या बताऊं, बहुत खुश हूं, ये कोई थॉट है? हाँ, ये कोई थॉट है? बताओ, हंसी आ रही होगी ना तुम लोग को भी। हाँ, मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं, अरे क्या चेहरे पे चमक है। तो ये बहुत खुश, थॉट प्लस एनर्जी इज इक्वल टू पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न। ये फॉर्मूला लिख लो। दूसरा फॉर्मूला लिखो, पॉजिटिव प्लानिंग प्लस पॉजिटिव इमोशन। है ना, खाली थॉट और एनर्जी नहीं, अब उसके बाद प्लान भी करना शुरू किया, प्लस पॉजिटिव इमोशन इज इक्वल टू पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न। अब इसको थोड़ा सा समझ लो। पहला तो समझ में आ गया होगा, पॉजिटिव थॉट के साथ एनर्जी भी अपनी जोड़ो तो न्यूरल पैटर्न पॉजिटिव होंगे। दूसरा, पॉजिटिव प्लान करो, पॉजिटिव इमोशंस तो ले आओगे। जैसे इमोशंस लाए, जैसे इमोशन क्या लाए, यार मेरी लाइफ में डिसिप्लिन आ रहा है, मेरी लाइफ में डिसिप्लिन आ रहा है, मेरी लाइफ में डिसिप्लिन, ये पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव इमोशन है।
अब इसके साथ में पॉजिटिव पैटर्न भी जोड़ो। पॉजिटिव पैटर्न क्या हुआ, बताओ मुझे। पॉजिटिव प्लानिंग क्या हुई? पॉजिटिव प्लानिंग ये हुई कि अगर मेरी लाइफ में डिसिप्लिन आना है तो सुबह में 7 बजे अलार्म के साथ नहीं उठना है, इस अलार्म को 5 बजे का करना है। ये मेरी लाइफ का डिसिप्लिन है। 7 बजे तो धक्के मार के वैसे ही कोई उठा देगा, उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है। पॉजिटिव प्लानिंग, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा जिसको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना है, उसका थॉट आया है तो फिर वो कुछ ना कुछ प्लान करेगा। यार मैं सुबह इतनी बजे उठूंगा, फिर मैं उसके बाद में 1 घंटा जॉगिंग करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, फिर योगा करूंगा, फिर अपने दिनचर्या में लगूंगा, फिर स्कूल जाऊंगा, कॉलेज जाऊंगा, शाम को आऊंगा, फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज करूंगा, फिर अपना स्टडी करने बैठूंगा। ये है पॉजिटिव प्लानिंग में लगना। तो पॉजिटिव इमोशंस प्लस पॉजिटिव प्लानिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न। ये फॉर्मूला तो ज्यादातर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले नहीं बताते हैं, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाएगी। अपने को कोई टेंशन ही नहीं है, अपनी दुकान यूनिवर्सिटी से चलती है। अगला, नेगेटिव थॉट प्लस नेगेटिव इमोशंस इज इक्वल टू नेगेटिव न्यूरल पैटर्न। नेगेटिव थॉट है, खाली नेगेटिव थॉट न्यूरल पैटर्न नहीं बना देंगे, लेकिन उसके साथ साथ में अंदर से महसूस भी जब तुम नेगेटिव करते हो, लो फील करते हो, और वो तो करोगे ही, जब थॉट ही नेगेटिव है तो कितनी देर तक पॉजिटिव फील करोगे। तो नेगेटिव थॉट प्लस नेगेटिव इमोशन इज इक्वल टू नेगेटिव न्यूरल पैटर्न। और अब गोलमाल क्या है, मैं हमेशा बताता हूं, फेवरेट स्लाइड है मेरी। ज्यादातर गोलमाल ये है कि ये जो नेगेटिव थॉट और नेगेटिव पैटर्न है ना, ये अपने आप आते हैं विदाउट एफर्ट्स, इनको लाना नहीं पड़ता। ये कलयुग में, कलयुग को भगवान का वरदान है कि तू भी काला, और तेरे यहाँ पर तेरे युग में पैदा होने वाले सब लोग भी जो हैं वो, उनके पास में काले काले विचार पहले आ जाएंगे। कैसे आ जाते हैं? पहले तो आ जाते हैं फैमिली से। बचपन में ही कोई ना कोई कंपैरिजन सिखाता रहता है, करता रहता है, अरे तू ऐसी है, तू ऐसा है, देख उसको, देख इसको, देख इसको, देख। जिंदगी में बेचारा कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है, कभी ऊपर देखता है, कभी नीचे देखता है, कभी इससे तुलना, कभी उससे तुलना। उसको खुद के बारे में कभी नहीं बताया जाता। तो ये पहले प्रॉब्लम पेरेंटिंग। और पेरेंट तो फिर भी ठीक ठाक हो जाते हैं, आसपास के मामा चाचा काका ये इतने थॉट अलग अलग डालते रहते हैं, तो फैमिली। फिर दूसरा स्कूल्स, टीचर्स भी, बाप रे बाप, टीचर्स भी इतनी कॉम्पिटिटिवनेस आसपास क्रिएट कर देती हैं कि वहां से भी निगेटिविटी। अब पूरा के पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि आप देखो, हर क्लास में फर्स्ट एक ही बच्चा आएगा, तो एक बच्चा फर्स्ट आया तो इसका मतलब बाकी के सब सेकंड क्लास, थर्ड क्लास हो ही गए। तो ये पूरा के पूरा जो कॉम्पिटिटिव माहौल है, इसकी वजह से भी नकारात्मकताएं आती हैं। अब जो एक फर्स्ट आया वो तो खूब अच्छा फील कर रहा है, बाकी के चेहरे लटके हुए हैं। तो आपने एक को खुश करने के चक्कर में 90 को लटका दिया, ये नहीं होना चाहिए था। नेबरहुड, आपका पास पड़ोस कैसा है, आपके दोस्त कैसे हैं, आप किस तरह के सोशल मीडिया को एक्सेस करते हो। सबसे ज्यादा आज के समय में जो निगेटिविटी आ रही है, और चुपचाप ऊपर वाली निगेटिविटीज को तो पकड़ा जा सकता था। अगर किसी के स्कूल में टीचर कुछ उसको निगेटिव बोलते तो माँ बाप जाके लड़ सकते थे। अगर माँ बाप निगेटिव बोलते तो दादा दादी उनको समझा सकते हैं, नेबरहुड से बच सकते हैं, दोस्तों से बच सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया से बचना, बाप रे बाप। सोशल मीडिया से बचने के लिए तो पूर्व जन्म के कोई पुण्य किए हों, कि माँ बाप ने मोबाइल नहीं दिया हो, तभी बच सकते हैं सोशल मीडिया, अदरवाइज तो बच नहीं सकते सोशल मीडिया से। तो आप सोशल मीडिया, ये कोई बुद्धिमानी की सलाह नहीं होगी कि भैया मोबाइल अपना जो है वो फेंक दो, लेकिन एक डिसिप्लिन बना लो कि मैं क्या देखूंगा सोशल मीडिया पे और कितनी देर के लिए देखूंगा। अच्छी चीज भी सोशल मीडिया पे लंबे समय तक नहीं देखनी चाहिए, अच्छी चीज भी नहीं देखनी, क्योंकि वो दिमाग को आदत बना देता है बिना मोबाइल के रहने की। एक मोबाइल डिटॉक्स करके, तुमको पता है एक नया फास्टिंग चला है, इंटरनेट पे देखना, द सोशल मीडिया फास्टिंग। वो कहते हैं कि आज के जमाने में सोमवार करना, एकादशी करना, ये भगवान को ये ज्यादा प्यारा नहीं रहा। अब भगवान प्रसन्न होते हैं अगर कोई मोबाइल एकादशी करे। मोबाइल एकादशी में क्या करना है? मोबाइल एकादशी में साबूदाने की खिचड़ी की जगह मोबाइल को नहीं फ्राई करना है। मोबाइल एकादशी का मतलब मोबाइल से एकादशी के दिन दूर रहना। एक दिन तुम रह के बताओ कि आज मेरी मोबाइल एकादशी है। मोबाइल एकादशी में मैं व्हाट्सएप, सोशल मीडिया नहीं देखता। कोई अर्जेंट कॉल आया तो उतना भर उठाता हूं, लेकिन पक्का है कि उस एकादशी के दिन मैं यूट्यूब पे नहीं। देखो तुमको लोग
ब्लेम किस चीज के लिए कर सकते हैं कि सर आपने हमने फोन किया था, आपने फोन ही नहीं उठाया, बस इसके लिए उस दिन खाली उतना तो करो कि फोन उठाएंगे, पर बाकी का कुछ भी नहीं। बाकी के लिए कोई तुमको ब्लेम नहीं करेगा, कोई ये नहीं कहेगा सर आज आपने 1 घंटा क्यों नहीं यूट्यूब पे बिताया, आपने क्यों नहीं फेसबुक देखा। ये तो सब आप अपने हिसाब से देखते हो। अगर आप ये कर सको, मैं बता रहा हूं, मैं भगवान की तरफ से गारंटी लेता हूं, आप नॉर्मल एकादशी करने से जो आपको फायदा होता है उससे ज्यादा फायदा इससे होगा। और ताहिर तुम भी बचो मत, तुम मोबाइल रमजान करो, पूरे रमजान मोबाइल से दूर रहो। तो ऐसा कुछ करो, बीच बीच में करो, कम से कम बड़ी जो रात आती है उसमें करें, कोई एक ऐसा समय बच्चों के बीच में कि भाई ये दिन हम सब एक फास्टिंग करेंगे। उस फास्टिंग का नाम जो भी रख लो अपने अच्छा फन का, पर वो फास्टिंग हम करके देखो तो सही, बहुत जोर लगता है। मैं बीच बीच में करता हूं एक्सपेरिमेंट्स, भाई साहब, मतलब ऐसा लगता है क्या तो खो गया लाइफ से कि ये दिन कैसे निकले आज दिन भर का। पर अगर आपके पास अच्छी किताबें हैं पढ़ने के लिए, अगर आपके पास में फैमिली है, तो आप इस एक दिन के संघर्ष से निकल सकते हो। आम व्यक्ति जिसको आदत नहीं है वो नहीं निकल सकेगा, लेकिन अगर किताबें हैं, उस दिन चलो मोबाइल से शिफ्ट होके किताबों पे चले जाओ, उस दिन फैमिली के साथ आउटिंग कर लो। बहुत ही बहुत हो गया प्रॉब्लम तो थोड़ा टीवी ऑन करके देख लो, लेकिन मोबाइल में सोशल मीडिया में नहीं देखूंगा। इसका एक अगर तुम करके देखो सब लोग, तो बहुत आप लोगों को फर्क पता लगेगा। अब ये निगेटिविटी तो मैंने आपको समझा दिया, प्रेस और मीडिया से भी निगेटिविटी आती है। आजकल जो भी समाचार पत्र न्यूज़पेपर आप देखो, जो भी न्यूज़ पढ़ो, एक तो न्यूज़ देखना मैं तो बोल रहा हूँ बंद कर दो। देश में जो कुछ भी हो रहा है उसको संभालने के लिए मोदी जी हैं और उसको कोसने के लिए राहुल जी हैं, बस इन दोनों के भरोसे सब छोड़ दो। आपका और हमारा काम जो है ये घंटों घंटों के डिबेट देखना और उसके ऊपर चिढ़ना, चर्चाएं करना, ये नहीं है। इससे पूरी टॉक्सिसिटी हमारे अंदर आती है। वो लोग तो जो करना है उनको वो ही करेंगे, लेकिन हमारे अंदर इतनी टॉक्सिसिटी, ये न्यूज चैनल वाले और क्या चिल्ला चोंट एक दूसरे के साथ होती है। मैं तो बरसों से ये बंद कर दिया, लेकिन कभी कभी किसी के यहाँ जाता हूँ और वो अगर न्यूज चैनल होता है तो ऐसा लगता है कि यार इनको बंद करवाओ कोई। तो ये प्रेस और न्यूज़, ये इनसे थोड़े से दूर रहो। अपने आप को संभालना ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके लिए क्या करना है, पॉजिटिव थॉट्स लाने के लिए सेल्फ रेडीनेस होनी चाहिए। सेल्फ रेडीनेस का मतलब देखो, जो व्यक्ति मन से रेडी नहीं है ना पॉजिटिव होने के लिए, उसको कोई कुछ, ये नीचे के सारे लोग मिलके भी इकट्ठा हो जाएं तो भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने अपनी जो पहली किताब लिखी, सफलता की 22 चाबियां, वो भर्तृहरि महाराज के नीति शतकम पे है। भर्तृहरि महाराज कौन थे? भर्तृहरि महाराज राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। तो एक्चुअली पूरा किंगडम जो था वो उनका था, बट इवेंचुअली ही रियलाइज्ड कि यार ये पूरा राज्य, पूरे देश का सम्राट होके भी मैं क्यों खुश नहीं हूं, क्या मेरे अंदर ऐसा है जो मिसिंग है। और वो उस खुशी की तलाश में सब कुछ अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे के और जंगलों में चले जाते हैं, और वहां पर जाके वो 3 किताबें लिखते हैं, बहुत शानदार शानदार किताबें। पहली किताब का नाम है वैराग्य शतकम। 100 श्लोक उन्होंने लिखे, शतकम माना 100, तो 100 श्लोक लिखे वैराग्य के ऊपर, कि जीवन में डिटैचमेंट क्यों जरूरी है, डिटैचमेंट से क्या मिलता है, इसके ऊपर वैराग्य शतकम लिखा। फिर दूसरा उन्होंने लिखा श्रृंगार शतकम। श्रृंगार शतकम के अंदर जो उनकी प्रीवियस लाइफ में उन्होंने अटैचमेंट्स रखे, उसके ऊपर उन्होंने 100 श्लोक लिखे। और तीसरी बुक उन्होंने लिखी नीति शतकम। नीति शतकम के अंदर जीवन को कैसे जीना चाहिए उसके ऊपर 100 श्लोक लिखे। तो मैंने वो जो नीति शतकम है उसमें से ऐसी 22 चीजें निकाली जो कि आज के समय में बहुत काम की। तो उसमें से एक मैं आपको बताता हूं। उसमें नीति शतकम में एक जगह पर वो नीति लिखते हैं कि अगर मूर्ख व्यक्ति को मूर्ख व्यक्ति को जो समझना ना चाहे, जो सीखना ना चाहे, उसको ब्रह्मा जी, जो कि इस यूनिवर्स के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बीइंग है, ब्रह्मा, जिनसे ये पूरा यूनिवर्स, इसकी निटिग्रिटीज बनी, वो कितने इंटेलिजेंट बीइंग होंगे। तो कहते हैं कि अगर वो खुद टीचर बन के आ जाए और वो सामने लाल बुझक्कड़ जी बैठे हों, तो ब्रह्मा जी भी उसके मेंटर बन जाए तो उसको नहीं सिखा सकते, नहीं समझा सकते, है ना। इसलिए सेल्फ रेडीनेस इंसान के लिए सबसे पहली चीज है और सबसे जरूरी चीज है। क्या?
सेल्फ रेडीनेस होना उसके अंदर। तो पहला गुण, हम बदलने के लिए खुद तैयार हैं क्या। दूसरा गुण, बदलने की दिशा देने के लिए आपके पास अच्छे गुरुज हैं क्या, अच्छे मेंटर्स हैं क्या आपकी लाइफ में। ये आपको दिशाएं देंगे, ये आपको बताएंगे कि आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, फिर चूज करना है आपको। तीसरी चीज आपकी लाइफ में होनी चाहिए, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस। गुरु भी प्रैक्टिस ही बताएगा, तो कोई जो प्रैक्टिस वो बताए हैं उस प्रैक्टिस को हम करते हैं क्या। जैसे किसी ने बताया हमको कि भाई आपको रोज सुबह में 5 मिनट ध्यान करना चाहिए, वो तो गुरु है, उसने बताया क्योंकि उसकी लाइफ में उससे फायदा हुआ तो उसने शेयर किया। अब कोई उसको सुने, बोले हाँ हाँ गुरु जी क्या बात कही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है अगले महीने मिलते। फिर कोई नई बात सुने, फिर वो कहे गुरु जी बहुत बढ़िया गुरु जी, फिर वो अगले महीने आए। चेंज कुछ ना करे, प्रैक्टिस जरा भी ना करे, तो क्या रत्ती भी फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। रत्ती भी पॉजिटिविटी उसके अंदर आएगी, नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो उस प्रैक्टिस से नहीं जुड़ा है। चौथी चीज, गुड कंपनी। ये क्यों जरूरी है मैं बताऊं तुमको, बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है पता है? कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते करते इंसान अकेला महसूस करता है। उसको लगता है यार, जब सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जब सब लोग अपना गेम खेल रहे हैं, जब का सब लोग अपनी लाइफ के पैसे कमाने में लगे हुए हैं, मैं यहाँ बैठ के क्या राम राम जप रहा हूँ, मैं यहाँ बैठ के क्या नमाज पढ़ रहा हूँ, ये मैं क्या दिन भर बैठ के माइंडफुलनेस करता हूँ। नहीं नहीं, मुझे भी कुछ बाहर का करना है। ये उसको अकेले जब वो रहेगा तो उसको अकेले मन उसका तोड़ेगा, बिकॉज मन नहीं चाहता कि मेरी मौत हो जाए। ये माइंडफुलनेस क्या करता है, ये माइंडफुलनेस आपके मन को मार देता है, ये आपके मन की निगेटिविटी को खत्म करता है। तो जिस गेस्ट को आप, जो आपके घर में कब्जा करके बैठा हो, उसको जब आप निकालना चाहो, निकालने के लिए जाओगे तो इतना जल्दी थोड़ी खाली करेगा घर। वो तो लड़ेगा आपसे, ये तो मेरा ही घर है, मैं जाऊंगा ही नहीं। हो सकता है 2 धक्के आपको भी मार दे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको अच्छी कंपनी का सहारा लेना। क्यों कंपनी का सहारा? और वो कंपनी जो कि वैसी प्रैक्टिस करती हो, जो कि उस तरीके के मेंटर्स से जुड़ी हुई। इसलिए आपने देखा होगा, हर गुरु का अपना एक सत्संग मंडल होता है, हर गुरु का अपना एक संप्रदाय होता है। लोग कहते हैं यार ये संप्रदाय बना लिए हर गुरु ने, अरे भैया बनाना जरूरी था, उन लोगों को आपस में जोड़ के रखना जरूरी था, नहीं तो सब टूट जाते, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते। इसलिए लोग सत्संग में जाने की बात कहते हैं, इसलिए लोग किसी भक्त मंडल में जाने की बात कहते हैं। मतलब कहीं तो जुड़ो, किसी से तो जुड़ो, और फिर ग्रुप में जुड़ो। तो ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, फिर आपस में बात होती है, यार अच्छा तुम कर रहे थे क्या फायदा हुआ, अरे यार मेरे को तो बहुत फायदा हुआ है, वो एक निगेटिविटी दिमाग में थी वो अब बिल्कुल ही नहीं आती जब से मैं इनके साथ जुड़ा हूं। वो मेरे मेरे अब ये जो दूसरा है वो कहता है यार ये अच्छा है यार, इसको फायदा हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं इतने दिन से। फिर तो फिर वो अपनी सिंसेरिटी को रीइवेल्युएट करता है, और उसको लगता है कि नहीं यार मुझे करना है, मुझे जुड़ना है। तो सारे बच्चों को मैं कहूंगा, अपनी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा गुड कंपनी ज्वाइन कर लो, कोई ना कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन करो जो कि तुम्हें उस पॉजिटिविटी के साथ में, उस मोटिवेशन के साथ में जोड़ के रखे। अकेले मत रहो, अकेले अकेले शेर के ऊपर तो गीदड़ भी हमला करके उसको मार देते। अकेले मत रहो, अकेले की बजाय कोई कंपनी ढूंढो। और ये बहुत अच्छा है, हम सैटरडे को मिलते हैं, तुमको इसमें अच्छे सारे सीनियर्स की कंपनी मिलती है, और तुमको 7 दिन का मोटिवेशन है। तो इसके साथ जुड़ो, या फिर अच्छी किताबों के साथ जुड़ो, ये भी अच्छी कंपनी है। और अगली बात, नेचुरल फूड। नेचुरल फूड का क्या मतलब है? नेचुरल फूड का मतलब जिस फूड के अंदर पॉजिटिविटी है। हाँ, मरा हुआ फूड पॉजिटिव नहीं होता, ये याद रखो। तुम एक एप्पल लाओ घर पे, कल ही करो एक्सपेरिमेंट, एक दो एप्पल खरीदो, दो, एक एप्पल ताजा, उसको रखो अपने फ्रिज के ऊपर या टेबल पे, रख दो डेट डाल के उसके साथ में। और उस दूसरे एप्पल को जो उसी दिन खरीदा हो, उसी के जैसा एप्पल हो, उसी दुकान से खरीदा हो, उसको लाके उबाल दो, उबाल दो, और फिर बाहर निकाल के रख दो। तुम देखना, ये जो उबला हुआ एप्पल है ये दूसरे दिन खराब हो जाएगा। हो सकता है पहले दिन ही काला कूला पड़ जाए, दूसरे दिन तो बदबू आ जाए, तीसरे दिन तो सिकुड़ जाए, चौथे दिन तो फंगस दिख जाए। लेकिन जो नेचुरल एप्पल है, बिना उबाला एप्पल,
तुम 5वें दिन भी उसको देखो, तुम्हारे फ्रूट की डलिया में पड़ा रहेगा मस्ती से, देखता रहेगा तुमको, कब आओगे कब खाओगे, लेकिन उसको कुछ नहीं होगा, उसको कोई परेशानी नहीं होगी, 7 दिन बाद भी बढ़िया रहेगा वो। लेकिन ये 7वें दिन तो तुम उसको पहचान ही नहीं पाओगे कि ये एप्पल है या ये काला जामुन है, गुलाब जामुन, ऐसा हो जाएगा। तो उबले हुए 1 मिनट में उबाल दिया तो उसके अंदर से क्या चला गया, क्या चला गया, प्राण शक्ति, जो उसके अंदर उसके हर एक पोर में थी, जो उसके हर एक अणु में डीएनए में थरथरा रही थी, वो प्राण शक्ति वो चली गई। तो ये तो खाली उबालने का परिणाम है। लेकिन हम जो खाते हैं वो तो उबलता है, वो तो तलता है, वो तो सीटी होती है, वो तो फ्राई होता है, वो तो डीप फ्राई होता है, उसके ऊपर और क्या क्या आता है, तुम जानते हो क्या क्या होता है उसमें। हम्म। तो एक तरह से मरी हुई लाशें खा रहे हैं, जिसके अंदर से जितने प्राण गायब, उतना वो फ्रूट, उतना वो फूड, वो डेड, वो डेड। इसलिए फ्रूट को भी कहते हैं, ज्यादा इसको शेक वेक बना के खाने की पीने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो आजकल शेक्स चले हैं, बनाना शेक, मिल्क शेक, ये शेक वो शेक, ये सब डेंजरस है लाइफ में। उसको तुम तोड़ के रॉ फॉर्म में कच्चा जो खाओगे, और उसको तुम ये अलग अलग तरीके के प्रोसेसेस के थ्रू गुजार के जो तुम खाओगे, उससे उसकी आत्मा खत्म हो जाती है। तो नेचुरल फूड पे रहने की आदत बनाओ, फिर से आओ रॉ फूड की तरफ आओ। अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री आई है, 1 महीना भी नहीं हुआ है, योर गट हेल्थ ऐसा कुछ करके वो है। तुम देखोगे तो हैरान हो जाओगे, हैरान हो जाओगे। कल ही मैंने देखी, मैं कहा यार, एक अमेरिकन की एवरेज हेल्थ के बारे में उन्होंने बताया, और माइक्रोब्स के ऊपर स्टडी की, हमारी गट के अंदर जो माइक्रोब्स रहते हैं, वो माइक्रोब्स कैसे बनते हैं, वो माइक्रोब कितने तरीके के होते हैं, और वो माइक्रोब्स कैसे हमारी बीमारियों से हमें बचाते हैं, ये उन्होंने अब लेटेस्ट रिसर्च में रिवील किया। और मजेदार एक कंक्लूजन पूरी उस डॉक्यूमेंट्री का ये है, एक आखिरी में जो लाइन बताई उन्होंने, कि आप जितने तरह का फूड खाते हो, उतने हेल्दी आपके माइक्रोब्स रहते हैं। जितने तरीके का प्राकृतिक, हाँ, नेचुरल फूड खाते हो, यानी तरह तरह की सब्जियां खाओ, तरह तरह की दालें खाओ। ये एक ही टाइप की चीज नहीं, हमें तो यही पसंद है, तो तुम्हारे जो बाकी के अंदर के जो माइक्रोब्स हैं वो मर जाएंगे। अगर तुम कहोगे, मान लो तुमको भिंडी की सब्जी पसंद है, नहीं मैं तो बस भिंडी की सब्जी, भिंडी की सब्जी, भिंडी की सब्जी, भिंडी, तुम्हारी जुबान को वो पसंद आ रहा है, तुम्हारे माइक्रोब्स को नहीं पसंद आएगा। और वो जो माइक्रोब भूखे रह गए, जिनको भिंडी की सब्जी नहीं पसंद है, जिनको करेले की सब्जी से जीवन मिलता था, वो माइक्रोब भूखे रह के तुम्हारी आंतों को खाने लग जाएंगे। और फिर ये अलग अलग प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, कोलाइटिस जैसी बीमारियां, और आईबीएस जैसी बीमारियां, और पता नहीं क्या क्या। वो रिसर्च में तो हैरान कर दिया उन्होंने कि एक माइक्रोब के कारण इतना सारा परेशानियां हो रही है, ये समझना जरूरी। तो नेचुरल फूड के ऊपर जितना रहोगे अपनी डाइट में, तुम देखो दिन भर में तुम्हारा नेचुरल फूड कितना है और प्रोसेस्ड फूड कितना है। रोटी भी प्रोसेस्ड फूड है, रोटी भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, 6 6 7 7 रोटी के बिना इंसान उठता ही नहीं अपनी जगह से, अरे भाई। हाँ, 7 रोटी खाना मतलब अपने आप को एक गेहूं का लड्डू बना लेना है, ऐसा मत करो। रोटी कम, सब्जियां ज्यादा, 2 बाउल सब्जी, एक रोटी, एक रोटी में 2 बाउल सब्जी खाओ। फिर देखो तुम, अगली रोटी खानी है फिर से 2 बाउल सब्जी लो, तभी अगली रोटी खाओ। दाल ज्यादा, सब्जी ज्यादा, ये नेचुरल में आता है सारा। इसको भी ज्यादा आका के पका के मत खाओ, तो और अच्छा है। सलाद ज्यादा लो, फाइबर अपने उसमें ज्यादा होने चाहिए। तो ये नेचुरल फूड और नेचुरल लाइफस्टाइल, देखो पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए ये आखिरी कंपोनेंट है। ये मैंने सब सोच समझ के निकाले हैं, 3 ऊपर के और 3 नीचे के। बस तुम तो इतना भर भी सब फॉलो करो ना अपनी लाइफ में, तो तुम्हारी पॉजिटिविटी की गारंटी मैं लेने को तैयार हूं। नेचुरल लाइफ स्टाइल, नेचुरल लाइफ स्टाइल का मतलब है नेचर से जुड़ी हुई जीवनचर्या। नेचर की से जुड़ी हुई जीवनचर्या क्या होती है? तुम एक बात बताओ, सब लोग, बच्चों से पूछ रहा हूं,
नेचर नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? नेचर, पॉजिटिव। दिव्यांशु। पॉजिटिव होता है सर। पॉजिटिव होता है। अरे, घोर घनी काली अंधेरी रात भी किसी एक एंगल से जब देखो तारों को चमकता हुआ उसमें, तो तुमको लगे आहा, पॉजिटिविटी है उसमें। सुबह का सूर्योदय पॉजिटिविटी है। हाँ, दूर रेत के बड़े बड़े रेगिस्तान, पॉजिटिविटी आती है। पहाड़ पॉजिटिविटी है, झरने पॉजिटिविटी हैं, पेड़ पॉजिटिविटी हैं, घास पॉजिटिविटी है। सब नेचर पूरा पॉजिटिव है। थैंक यू बेटा। तो जो आपके नेचर के साथ आप पॉजिटिवली नहीं जुड़े हो, तो ये नेगेटिविटी आपको, जितनी आपकी लाइफ घर के अंदर है, जितनी आपकी लाइफ आर्टिफिशियल है, उतने ज्यादा हम नेगेटिव होते चले जाएंगे। बिकॉज नेगेटिविटी घर के अंदर से आती है, क्योंकि वो घर में कृत्रिमता है। बाहर पॉजिटिविटी है। तो करना क्या है? बाहर का मतलब दिन भर बाहर रहो ऐसा नहीं कह रहा हूं। नेचर के साथ में जुड़ो, नेचर के साथ जगने का, नेचर के साथ बढ़ने का, और नेचर के साथ में सोने का प्रोग्राम। ये नेचर के साथ जुड़ना हुआ। नेचर जब उठ रहा है पूरी दुनिया में, नेचर जब उठता है एक अलग विलक्षण प्रकार की घटना होती है। तुमने कभी गौर नहीं किया, लेकिन उस घटना को कहते हैं सुबह की प्राण ऊर्जा का पूरे यूनिवर्स में बिखरना। लगभग 3:30-4 बजे तुम देखो पक्षियों को, आज भी हजारों साल हो गए मनुष्य जाति को, हजारों साल, लेकिन आज भी पशु पक्षियों की दिनचर्या को देखो, सुबह 3:30-4 बजे चाव काव पाव ये सब शुरू हो जाएगा। क्यों? क्यों शुरू हो जाएगा? उनको नहीं पता है यार, हमारे वाले सब सो रहे हैं, जिनसे खाना मिलेगा वो भी सो रहे हैं, पर वो उठ जाते हैं। और शाम को तुम एक पक्षी की आवाज इस वक्त बाहर दिखाओ, कहां गए? कहां गए? सब हैं, लेकिन आवाज नहीं आ रही। शांत। नेचर के साथ ढलते हैं, नेचर के साथ उगते हैं, नेचर के साथ ढलते हैं। जो उल्टा चलता है, और ये उल्टे चलने का सिस्टम आज बना बना दिया गया है कि हम उल्टा चलें। हम, नेचर जब उठने की कोशिश कर रहा है तब हम सोएंगे, और नेचर जब सोने की कोशिश कर रहा है तब हम आंखें फाड़ फाड़ के जगेंगे। तब हम मुंह पे छींटे मारेंगे, तब हम चाय पिएंगे, तब हम कॉफी पिएंगे। आपने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को नेचर के अगेंस्ट करा, और करने से क्या हुआ? फिर करने से सारे के सारी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस आना शुरू हुए। कोई जानवर रात को खाना नहीं खाता अनटिल एंड अनलेस वो आपके घर का पालतू जानवर हो, जिसको आप ही ने बिगाड़ दिया रात को खाना खिला के। कोई नहीं खाता। हम रात को खाना खाते। सब लोग 6 बजे के पहले पहले अपना खाना निपटा लेते हैं। हमारा चलता है 11 बजे। मेरे सोसाइटी में मैं देखता हूँ सीटी कुकर की चुर्र सुर्र। अरे भैया, मैं कॉटन बॉल डाल के सोता हूँ तब तो नींद आती है, और यहाँ पे कुकर की सीटियां होती। तो ये नहीं होना चाहिए। सुबह सुबह जितना जल्दी खाना खा लो उतना अच्छा। 9-10 बजे खाना खा के निकलो घर से, कॉलेज जाओ, खाना खा के चले जाओ। 4 रोटी भी खाओगे तो पच जाएगी, लेकिन 2 बजे 3 बजे ये कोई खाने का समय। और फिर शाम को 3 बजे जो खाना खाएगा उसको 6 बजे वापस कैसे भूख लगेगी? तो फिर वो रात को खाता है 9 बजे 10 बजे, और उसमें भी टीवी देखते देखते। हम्म। तो ये सारे के सारे सोर्सेस, ऐसा बोलो ना कि अगर हम बबूल का पेड़ बोएं और हम सोचे कि इससे आम निकलेंगे, नहीं निकल सकते। आप लाइफ में पॉजिटिविटी के जो मेन सोर्सेस हैं उनको किल करके आर्टिफिशियल पॉजिटिविटी लेने के लिए जाओगे, तो वो पॉजिटिविटी आपको केवल और केवल क्षणिक मिलेगी। जो हम इधर उधर नहीं बोलते हैं यार, आज बहुत स्ट्रेस में हूं, चल जाके यार थोड़ा सा लगा लेते पैग। वो क्या है? वो बेहोश कर रहा है तुमको। अगले दिन वो वही सुबह उठते ही वो टेंशन दोबारा वहीं मिलेगी। लेकिन अगर पॉजिटिविटी के साथ अलाइन हो जाओगे, तो ये सब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और पॉजिटिविटी भी अंदर बनी रहेगी। तो ये सारे सोर्सेस का स्क्रीनशॉट ले लो, या ये लिख लो कि पॉजिटिव सोर्स विद एफर्ट्स आएंगे। ये निगेटिव विदाउट एफर्ट्स आते हैं, विदाउट एफर्ट्स।
और ये विद एफर्ट्स। तुमको खुद मन को मजबूत करके रेडी होना पड़ेगा। तुमको अपना समय निकाल के किसी मेंटर के पास जाना पड़ेगा। तुमको समय निकाल के अपने आप का मन को डिसिप्लिन में डाल के माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तुमको अच्छी कंपनी ढूंढने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तुमको नेचुरल फूड्स के साथ रहने के लिए अपनी जुबान के टेस्ट को और उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। और तुमको नेचुरल लाइफस्टाइल के लिए अपने आप को एक डिसिप्लिन पैटर्न में, ये सब एफर्ट्स हैं। ये सब एफर्ट से होंगे, मेहनत से होंगे। इसलिए ज्यादातर लोग इसको कर नहीं पाते, क्योंकि मेहनत करना कोई चाहता नहीं। और जैसी मेहनत छोड़ी इन सब के सामने से, वो सब उल्टा होके निगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है? आखिरी बात आज की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है 3 पॉइंट्स पे। पहला हमारा थॉट, दूसरा हमारा बिलीफ। थॉट तो एक कच्ची दीवार है, कच्ची दीवार। उसके ऊपर प्लास्टर जब होता है तब वो मजबूत बनती है, और प्लास्टर है बिलीफ का। एक विचार का आना और एक उस विचार में अपनी श्रद्धा का जमना, उस विचार में हमारी भावनाओं का जमना, ये बिलीफ है। और इस बिलीफ का ही सारा खेल है। भगवान भी और कुछ नहीं है, तुम्हारा अपना मजबूत बिलीफ ही भगवान है, और तुम्हारा अपना मजबूत बिलीफ ही चमत्कार है। मैं भगवान को मानता हूं, ये एक थॉट है। लेकिन नहीं, भगवान है, मेरे आसपास है, मेरे अंग संग हैं, मेरे भीतर हैं, मेरे हमेशा ध्यान रख रहे हैं, ये मेरा बिलीफ है। इसका चमत्कार है। चाहे वो शिरडी में घटाए, चाहे खाटू श्याम में घट जाए, चाहे वैष्णो देवी में घट जाए, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में घट जाए, या किसी सिनेगॉग में घट जाए, या किसी चर्च में घट जाए, ये बिलीव का खेल है। तुम्हारा थॉट उस एक स्टेप से आगे बढ़ाओ, बिलीफ पे लाओ। और तीसरी चीज, बिलीफ के साथ उस एहसास को जोड़ो। इसलिए जो भक्त होंगे ना, उनके पास कभी आप बैठो तो तुमको लगे यार कमाल है, कमाल है। इसको, इसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ, ये कहता है ये सब बाबा जी की कृपा है। इसके घर पे बच्चा हुआ, बाबा जी की कृपा है। इसके घर पे गाड़ी आई, खुद ने खरीदी, बाबा जी की कृपा है। वो बाबा जी की कृपा, भगवान की कृपा बार बार क्यों बोल रहा है? उसका थॉट बिलीफ में बदला, और बिलीफ बदल गए किसमें? फीलिंग्स में। अब वो एहसास बन गया है कि यार मेरी लाइफ में जो कुछ हो रहा है मेरे सदगुरु की कृपा है। वो एक्शंस में बदलना, बार बार बिलीफ में। बुरा भी होता है तो वो कहता है यार गुरु जी की इच्छा, जो उनको मंजूर, जो उनकी रजा। गुरु ग्रंथ साहिब जब मैं पढ़ रहा था, तो पहला जो वो गुरु नानक देव जी लगभग 29-30 की वर्ष की उम्र में उनके साथी के साथ, मर्दाना उनका नाम, उसके साथ गांव के बाहर रह के भजन करते थे। एक दिन सुबह सुबह मर्दाना उठा, उसने देखा कि गुरु नानक देव जी है ही नहीं। आसपास घूमा, देखा, चिल्लाया, पुकारा, नानक कहाँ हो, नानक कहाँ हो? कहीं नानक दिखाई नहीं दे रहे। थोड़ा और आगे गया तो वहां पर एक काल वेई करके नदी है, पंजाब में अभी भी है, वेई नदी। उस नदी के पास में उनके कपड़े पड़े हुए। तो मर्दाना को लगा कि ये नहाने के लिए गए होंगे। वहां बैठ के पुकारा, कहीं दिखाई तो दे ही नहीं रहे थे। फिर उसको शक हुआ कि कहीं डूब तो नहीं गए नदी में। पूरे गांव को जाके बुला लिया, चीखा चिल्लाया, पूरे गांव में हाहाकार, क्योंकि नानक सबके प्यारे थे, सबको अच्छे लगते थे, हिंदू क्या मुसलमान क्या, सब आके खड़े हो गए। सब रोना धोना शुरू। सुबह से शाम हो गई इंतजार करते करते, लेकिन नानक का तो कोई पता ही नहीं। अगला दिन बीत गया, नानक का कोई पता नहीं। गांव वालों का भी धैर्य टूटा। उन्होंने बोला अब घर वालों को कि अब जो भी है, अब अंतिम संस्कार तो कर नहीं सकते, घर में ही क्रियाकर्म इत्यादि की तैयारी करो, आगे के प्रोसेसेस करो। गए नानक। लेकिन उनकी बहन को भरोसा था, बोले मेरा नानक ऐसे नहीं जा सकता। वो बैठी रही और मर्दाना बैठा रहा। तीसरे दिन ऐसा कहते हैं कि नदी में से नानक निकले बाहर। 3 दिन अंदर, तीसरे दिन नदी से बाहर निकले। और निकलने के बाद जो पहली वाणी कही, जप जी साहेब बोलते हैं उसको, जप जी, है ना। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी से भंग गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। उसमें आखिरी में एक लाइन आती है जप जी साहब में, कि हुकुम रजाई चलना जे नानक लिखिया नाल।
हुक्म रजाई चलना। हुक्म रजाई का मतलब क्या होता है ना, रजा का मतलब होता है ऊपर वाले की इच्छा, और हुक्म का मतलब है उसका आदेश। तो ऊपर वाले की इच्छा और आदेश के हिसाब से जीवन में चलना, जे नानक लिखिया नाल। नाल मतलब साथ। तो जो हमारे साथ ऊपर वाले ने हुक्म लिख दिया, उस हुक्म के हिसाब से चलना जीवन में, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है, इससे बड़ी कोई प्रार्थना नहीं है, इससे बड़ी कोई पॉजिटिविटी नहीं है, इससे बड़ी कोई लाइफ स्टाइल नहीं है। ये सबसे बड़ी लाइफ स्टाइल। आपके साथ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा, हुक्म रजाई, उस उस ऊपर वाले के हुक्म के हिसाब से उसको ग्रहण करना। और वो ऊपर वाला फिर अच्छी बातें हैं तो उससे उसके ऊपर चलने की ताकत देगा, बुरी बातें तो उससे लड़ने की भी सामर्थ्य देगा, लेकिन उसके साथ साथ चलो। कंप्लेनेंट का नेचर मत रखो। ये नानक का फॉर्मूला था। और पूरा सिख आगे का सिस्टम उसी हुक्म से चला, उसी फॉर्मूले से चला जो नानक जी बता के चले गए। उसी से 10 के 10 गुरु चले। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इतनी यातनाएं दी लोगों ने, लेकिन पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहे। हुक्म रजाई, जो कुछ तुझे मंजूर है वो मुझे स्वीकार है, जो तित भावे सो भली कार। तो नेचुरल लाइफस्टाइल में इसको जोड़ना, अपने किसी भी इष्ट आराध्य जिसके प्रति भी आपका मन हो, श्रद्धा हो, उसको अपनी लाइफ का ड्राइवर बना लो। क्या बना लो? ड्राइवर। जैसे किसी को शिव जी अच्छे लगते, तो भाई शिव जी मेरे ड्राइवर हैं, ये मुझे जहां जहां ले चलेंगे बिना कंप्लेन के मैं वैसे वैसे मेरी लाइफ में चलूंगा। बस मेरी लाइफ में सब अच्छा 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 होगा, सारा क्रेडिट इनको दूंगा, सारा क्रेडिट अपने गुरु को दे दो, सारा क्रेडिट आप अपने भगवान को दे दो, आपके अल्लाह को दे दो, ईश्वर को दे दो, गॉड को दे दो सारा क्रेडिट। और जो भी आपकी लाइफ में टफ टाइम आया, टफ टाइम भी आया, तो उसके लिए भी बोलो कि उनकी इच्छा है कि ये भी एक एग्जाम है, मैं पास करूं। ये उनकी इच्छा है कि एग्जाम में बिठाया है, मैं पास करूं। इससे भी तुम आगे बढ़ जाओगे। ये टफ टाइम भी तुम्हें कुचलेगा नहीं, कुचलेगा नहीं, ये तुम्हारी एग्जाम बनेगा। जैसे किसी बच्चे के आगे एग्जाम इसलिए रख दी जाती है ना कि वो फ्लाइंग नंबर से पास हो, फिर तालियां बजती है। तो ये एग्जाम है, उनकी इच्छा से आई है, मुझे पास करवाने के लिए, मुझे श्रेय दिलवाने के लिए आई है, और मैं इसमें से आगे निकल जाऊंगा। तो ये फॉर्मूले से अपने को अपने लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी को इम्प्लांट करना है। 6 स्टेप का फॉर्मूला। निगेटिविटी में भी जाने के लिए लगभग ऐसी है 4 6 तरीके, जिससे कि आप घुस जाओगे निगेटिविटी में। और पॉजिटिविटी में जाने के लिए भी वही रास्ते हैं, बस उनको उलट देना है। हर जगह से क्या पॉजिटिव मिल सकता है, अच्छी कंपनी की तरफ मेरा ध्यान कैसे रहे, अच्छे थॉट्स की तरफ, और मेरे थॉट्स मेरी फीलिंग्स कैसे बन जाए, उसकी तरफ हमें ध्यान रखना। तो बस आज यहीं पे ब्रेक करते हैं। आगे के सेशंस में आपको हम ये बताएंगे कि कैसे थॉट आपके एक्शंस और फीलिंग्स में बन सकते हैं। अच्छा, एक बात मैंने और कही थी आज, कि मैं एक डायरी के ऊपर बात करूंगा, तो बच्चों को खास तौर पे मैं बोलूंगा सामने वाले झाड़ कि पर। तुम लोग अपनी या, अपनी ना हाँ, जर्नलिंग ये करना तो शुरू बहुत कर दो। इसका टन्ना तो बहुत ये छुपा। जर्नलिंग कैसे होगी? जर्नलिंग करने के लिए तुमको कोई भी एक बुक या नोटबुक या डायरी, और जर्नलिंग के तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आज मेरे रूटीन को मैंने लिख लिया। सुबह में मैं उठा, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने क्या किया, ये एक जर्नलिंग का तरीका। 8 बजे उठा, फिर ये किया, फिर 9 बजे ये किया, 10 बजे ये किया। फिर दूसरा तरीका, किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में मान लो कुछ अच्छा हुआ, उसको स्पेसिफिकली लिख दिया, जो बुरा हुआ उसको भी लिखा, उसको रिफ्लेक्ट किया उसके ऊपर कि ये मेरे से अच्छा नहीं हुआ, ये मुझे ऐसे करना चाहिए था लेकिन मेरे से गलत हो गया, इसको मैं अब सुधारने की कोशिश करूंगा। ये जर्नलिंग का तरीका है। ये एक स्टाइल है जर्नलिंग की। दूसरी स्टाइल जर्नलिंग की है, राइट लेटर्स टू टाइम। ये मेरी फेवरेट टेक्निक है। तो मैं क्या करता हूं, रोज समय को चिट्ठी लिखता हूं। ये मेरी जर्नलिंग का तरीका है ना। एक एक चिट्ठी पढ़ के सुनाता हूं तुमको। 4 दिसंबर की चिट्ठी है, रात को 9:30 बजे लिखी है ना। अब ये एक सिस्टम बता रहा हूं केवल, कि आप भी इस तरह से जब लिखोगे तो आप अपने भावनाओं को बहुत खुल के लिख पाओगे। तो ये मेरी फैमिली की भी बातें इसमें आएगी, तो आप लोगों को अपनी अपनी बातें लिखना है। तो वो ऐसे शुरू होती है, जैसे उसकी हेडिंग हमेशा फर्स्ट लाइन होती है, प्रिय समय।
डियर टाइम. Why I address to time? I can address to anyone. I can address to God. I can address to gurus. I can address to myself also. बट समय को एड्रेस इसलिए करना होता है क्योंकि बचपन से जब हम समय को नहीं जानते थे तब से समय हमको जानता है. ये हमारे साथ हमेशा है ना. हर घड़ी समय ही तो हमारे साथ चल रहा है ना, आगे आगे. तो हम प्रिय समय के साथ में मैं शुरू करता हूँ. प्रिय समय. आज प्रियंका को सरेडी जाकर, मेरी वाइफ, अभी मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हुई कुछ 10 दिन पहले, तो वो गई हुई हैं. तो मैंने लिखा आज उनको जाकर 5 दिन हो गए हैं, और मैं यहाँ, और मैं और सिद्धार्थ यहाँ बहुत बोर हो रहे हैं. कल रात को मुझे थोड़ा सा बुखार था, इसलिए गोली लेकर सोया. आज सुबह ठीक 6 बजे उठा, ठीक लगा. मम्मी के यहाँ जाकर चाय पी, फिर अकेले घूमने गया, फिर अकेले वॉक पर जाते समय ऊपर न्याती इथोस हमारा जो एरिया है उसमें मैं घूम घूम रहा हूँ. प्रियंका के बगैर इवारा की तरफ जाने का मन नहीं करता. फिर ऊपर घूम कर आया, जल्दी तैयार हो गया, क्योंकि 8 बजे एलसी का सेशन भी लेना था. ये पिछले थर्सडे का है. आज इमोशनल इंटेलिजेंस के सीरीज में एम्पैथी से रिलेटेड सेशन लिया, जो कि सभी ने बहुत पसंद किया. आखिर में सबके फीडबैक सुन के अच्छा लगा कि ये टॉपिक कितना ज़रूरी था. और बहुत से मित्रों ने अपनी टीम के साथ अपने रिश्तों को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर होने की बात भी कही. बहुत से मित्रों को अपनी गलतियां भी नज़र आने लगी, जिससे दूर करने के प्रोमिसेस भी उन्होंने किए. मुझे उनकी लाइफ में इस तरह से नॉलेज शेयरिंग करके बड़ा डिलाइटफुल लगा. ईश्वर का धन्यवाद, डॉक्टर अजय शेष का भी धन्यवाद. उसके बाद मैंने और सिद्धार्थ ने इंदौर के अपने फ्लाइट टिकट्स डाउनलोड किए, और डिजी यात्रा ऐप में वेब चेकिंग के बाद बोर्डिंग पास रजिस्टर किया. अब आप समझ रहे हैं. ये मैं कहानी नहीं सुनाना चाहता, लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूं, इट इज योर रिफ्लेक्शन, योर लेटर टू द टाइम. ये पूरा लिखने में 15 मिनट लगे होंगे मुझे, 2-4 पन्ने, लेकिन इट रिलीजेस एवरीथिंग विच यू हैव इन योर हेड. खत्म कर देगा ये पूरा, सारा इधर से निकाल देगा. फिर पूरा नहीं सुनाता. आखिरी आखिरी में क्या हुआ फिर. हाँ, फिर बुक्स कौन सी पढ़ा, तो आजकल जयदेव सिंघानिया की लिखी हुई पुस्तक श्री लक्ष्मी पढ़ रहा हूँ. लेखक ने बहुत गंभीरता से वैदिक साहित्य और अन्य ग्रंथों पर आधारित शोधपूर्ण पुस्तक लिखी है, जो निश्चय ही प्रशंसनीय है. पापा के स्वास्थ्य में थोड़ा सा फेरबदल और गिरावट मुझे चिंतित कर देता है. ऐसा लगता है कि काश आशु, इन्हें मेरा ब्रदर, पुणे में मेरे साथ होता. ही इज़ इन बेल्जियम. खैर, ईश्वर से यह प्रार्थना है कि मुझे भविष्य के उतार चढ़ाव में साबित कदम रखे, मन में मजबूती और आत्मा में निर्भयता दे. नाम जब से निश्चित ही भीतर सहायता अनुभव होती है. चलो आगे देखते हैं कि तुम क्या दिखाते हो. प्रियंका का रविवार या सोमवार की टिकट करवा के वापस लौटने का इंतजाम करना है. शुभ रात्रि. और फिर टाइम डाल दिया. दिस सो वट एवर हैपेंड इन अ डे विद यू, वट एवर थॉट्स यू हैव, लिख डालो. लिख डालो. लेटर टू टाइम. जैसे टाइम तुम्हारा एक दोस्त हो, उस दोस्त के सामने तुम जो भी लिखना चाहो वो लिख दो. और अपनी डायरी को डू नॉट टच भी लिख देना. हाँ, फैमिली को मैं ऐसा नहीं कि रोज क्या लिखा है इसने, समय को जरा पढ़ लें पन्ने पलट पलट के. ये भी नहीं होना चाहिए. सबकी अपनी अपनी डायरी होनी चाहिए. अपनी डायरी नहीं तो अपने बैग में ही रखो हमेशा, कोई ले लेना, है ना. पर ठीक है. बट बड़ा अच्छा फील होता है. तो ये एक तरीका है. वो मेरे को वो वाला तरीका जो है ना, उस सुबह 8 बजे क्या किया, 9 बजे क्या किया, ये ऐसे नहीं जमता है. बिकॉज वो मेंटल रादर रात को और स्ट्रेस क्रिएट. अभी 11 बजे क्या किया था ये याद ही नहीं आ रहा है. अब वो 11 बजे के टेंशन में आगे के सारे अटक गए चैनल. तो ऐसा नहीं. फिर अपने हिसाब से एक लेटर के तरीके से लिखो. लेटर लिखना बहुत बड़ी आर्ट है. मैं तुम बच्चों को क्या बताऊं, आपको तो नहीं पता, आपके मम्मी पापा को पूछना. पुराने लेटर संभाल संभाल के रखे जाते थे. आज भी बहुत सौ के पास अपने पुराने लेटर, ये मुझे मेरे भाई साहब ने लिखा था, हाँ देखो सतीश जी ने या हाथ उठाया, तो वो, और वो आज भी कभी कभी वो पढ़ते हैं निकाल के. मैंने 2010 में प्रियंका को ग्रीटिंग कार्ड दिए थे एनिवर्सरी पे. वो आज भी दिखाती है कि क्या हुआ, 11 12 13 14 15 25 आ गया. अभी कोई ग्रीटिंग कार्ड नहीं. तो ये, आप समझ रहे हो, पुरानी चीजें रिविजिट करने से भी काफी एक मेंटली वो आराम आता है. तो तुम लोग कभी ये डायरी अपनी लिखते चलो, और फिर जब खुद ही पढ़ोगे किसी समय में, तो तुमको लगेगा कि यार ये क्या, मतलब मेंटली भी रिलैक्स, और भावनाओं को चैनलाइज करने का एक सही तरीका मिल जाता है ना. तो
आज 8 बताया। अभी मैं आप लोगों से अगली बार पूछूंगा। हाँ, इधर समीक्षा, इधर दिव्यांशु, उसकी सिस्टर भी है ना साथ में आज। हाँ, तो सबसे तुम लोगों को, इधर विस्मय भी था, अभी दिख नहीं रहा है मुझे, लेकिन डायरी लिखना है। यस सर, मैं हूँ प्रेजेंट। हाँ विस्मय, तो यू हैव टू राइट। अभी अपने ग्रुप में इसकी भी एक अकाउंटेबिलिटी बना लो, ओमकार और हनुमान चालीसा, और उसके साथ में डायरी की भी। और 1 पेज एटलीस्ट, मैं बिना रात को लिखे सोऊंगा नहीं। वॉट एवर हैपेंड, वॉट एवर थॉट्स आई हैड इन माई डे, वॉट एवर आई डिड टूडे, वो जो भी है जैसे भी है उसको अपने तरीके से लिखो। यस सर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अभी कोई क्वेश्चंस हैं या आज के सेशन को लेकर रिफ्लेक्शन है, तो अगले 10 मिनट अपन उस पर बात कर लेते हैं। हाँ, समीक्षा, पूछो बेटा। सर, एम आई ऑडिबल? यस। सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। जो आप नेचुरल लाइफस्टाइल के बारे में बताए थे, उसमें एक साल पहले 2024 में एक समिति करके होती है। सर, आप आरएसएस सुने होंगे। हाँ हाँ आरएसएस का जो फीमेल विंग होता है ना, उसे समिति कहते हैं। हाँ। उनका ना वो 5 दिन का काइंड ऑफ कैंप लगता है। उसके रूल्स थोड़े से मतलब स्ट्रिक्ट होते हैं, लाइक नो फोन्स अलाउड, और घर वालों से दूर 5 दिन। बैग पैक करके ले जाना है, अपनी थाली, अपनी कटोरी, अपना चम्मच, सब चीज। और वहां पे 5 दिन आपको ऐसा सिखाते हैं। 4 बजे उठाते हैं मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। 4 बजे उठाते हैं। उसके बाद सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं सुबह, मतलब लड़कियों का ही रहता है, तो सेल्फ डिफेंस होता है। देन बौद्धिक करके एक पार्ट होता है, उसमें ना कोई स्पीकर आते हैं, और वो पूरे हिंदू चीजों के बारे में बताते हैं, गॉड्स के बारे में आप स्टोरीज बताते हैं। तो वो मेरे लिए पिछले साल बहुत पॉजिटिविटी थी, क्योंकि 5 दिन फोन से अलग रहना, मम्मी पापा से दूर रहना, और पूरा अलग एनवायरनमेंट था, जो कि मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा था। सेकेंड, जो नेचुरल लाइफस्टाइल में है, वो पापा और मैं सुबह गार्डन में जाते हैं वॉक करने, तो मुझे कंपनी बहुत अच्छी लगती है, और पापा भी बहुत कुछ शेयर करते हैं अपना। अभी ऑफिस भी चालू की थी मैं, तो उससे भी मुझे बहुत कुछ पता चलता है। और थर्ड सर, मुझे ये करना था, आप जो अभी जनरलाइजिंग का बता रहे थे, बट मुझे वो डायरी नहीं समझ आ रही है। लाइक नॉर्मल डायरी लूँ, या अमेजोन में जो मिलते हैं जर्नल ना वाली नॉर्मल, ये डायरी? देखो मैंने तो सिंपल नोटबुक टाइप हाँ ली हुई हाँ। है। इसके पैटर्न में सर, मैंने अभी एक ऑनलाइन ऐप होता है, वो ग्रेटिट्यूड के लिए, ग्रेटिट्यूड जार करके ऐप है। उसमें मैं रोज अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी जो भी दिन भर का ग्रेटिट्यूड रहता है वो लिखती हूँ। तो ये डायरी में ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करके फिर जो आप लेटर बताए वैसे भी कर सकते हैं ना, हाँ, कि वैसा भी कर दिन सकते। में क्या क्या अच्छा हुआ, या मुझे जो करना चाहिए था। हाँ, तो मुझे यही पैटर्न का ही समझ नहीं आता, मतलब स्टार्ट कैसे करूँ, मैं लिखना क्या है मुझे दिन भर में? लेटर लिखो, लेटर टू योर फ्रेंड। लेटर। उस फ्रेंड का नाम है समय, उसको टाइम है, उसको टाइम को जो भी लिखना है, हाँ, जैसे आई अपने। आई थॉट गॉड, हाँ लाइक हाँ डियर गॉड। हाँ, नहीं फिर क्या होगा, गॉड मैंने जानबूझ के गॉड गुरु इसलिए नहीं रखा, क्योंकि कि फिर उनके साथ ना प्रेयर स्टाइल में काम होने लग जाता है। हे भगवान, हाँ। मेरे साथ जरा आगे ध्यान रख लेना। ये फिर वो जर्नलिंग नहीं होगी, वो प्रेयर बुक बन जाएगी थोड़े दिन में। हम्म। एक बार मैंने एक को बताया था, फिर उससे महीने भर बाद मिला तो उसकी पूरी, इतना हैरान हो गया, उसने ऐसा ऐसा लिखा कि आगे चल के ये वाली कार लेनी है, भगवान इसका खास ध्यान रखना, अंडरलाइन की हुई। मैंने कहा यार, ये तो तूने और उनको टेंशन दे दी। रोज एक पन्ना लिख के, और वो मेरे से आके कंप्लेन करेंगे कि यार ये क्या सिखा के आ गया तू उसको। तो फिर मैंने चेंज किया, उसको भी ये बताया कि भाई तुम टाइम को लेटर लिखो, और जैसे फ्रेंड्स से कुछ मांगना वांगना नहीं होता, उसको अपनी भावनाएं बताना होती, बस ऐसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। है ना। ठीक है सर। और ये समिति वाली बात तो हम, मुझे तो तुमने एकदम बचपन के दिन याद दिला दिए। मैं तो पहली क्लास हाँ से 12th क्लास तक सरस्वती शिशु मंदिर में ही पढ़ा हूँ। तो हाँ, वहाँ वही ये लगते हैं, सारा, नहीं आते हैं, समिति का कैंप वही हाँ, लगता है। तो ये सब होता ही है, और इसी से एक डिसिप्लिन लाइफ में जो है वो बनता हाँ है। सर, बहुत बस ये आता है कि उस उन 5 दिनों की ताकत को अब इन आगे के सालों में कहीं ना कहीं कंटिन्यू रखो। है। हम्म। है ना। यस। दिव्यांशु। थैंक यू सर फॉर दिस अमेजिंग सेशन एंड थैंक टू ऑल। सर, आपने पिछले महीने की 8 तारीख को एक टास्क दिया था, पिछले सैटरडे को, फर्स्ट सैटरडे को। और टास्क में सर ये था कि हमें अपडेट देना था आपको कि पॉजिटिवेशन अफर्मेशंस के क्या इफेक्ट हुए हैं। तो ऑलमोस्ट एक महीने सर मोर और लेस फॉलो किया है मैंने। बहुत बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ है सर। इसमें मैंने जिम भी ज्वाइन किया है, एंड देर इज़ अ चैलेंज बाय द नेम 75 हार्ड करके चैनल है, जिसमें 5 रूल्स हैं। पहले तो वाटर
4 लीटर के आसपास पानी पीना है, 2 टाइम वर्कआउट करने जाना है जिसमें कम से कम 45 मिनट एक बार होना चाहिए, एक परफेक्ट डाइट होनी चाहिए जिसमें नो जंक अलाउड, एंड जो स्मोक्स भी करते हैं, अल्कोहल भी पीते हैं, उनको भी सब सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं। और उसके बाद एक बुक पढ़नी है शाम को 10 पेजेस। सर ये सारी चीज़ें फॉलो हुई हैं एकदम विदाउट एनी ब्रेक, बहुत अच्छे तरीके से। और इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी, वर्कआउट करने के बाद, बुक्स पढ़ने के बाद, लगभग 3 घंटे जाते हैं इसमें। पहले मुझे समय कम पड़ रहा था कि काम नहीं हो पा रहे हैं, ये चीज़ ना करने के बावजूद अब ये कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि समय बहुत है, 4-5 टास्क और ऐड कर लूँ। काम मेरे, स्टडीज़ भी हो जा रही, एग्ज़ाम चल रही हैं, वो भी प्रिपरेशन हो जा रही है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं जोड़ पा रहा हूँ। तो अफर्मेशन सर बहुत अच्छा वर्क किया है। अफर्मेशन बट सर मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है अपने हिसाब से, उसमें कुछ चीज़ें अपने हिसाब से जोड़ी हैं। एंड सर दूसरा टास्क आपने दिया था नेगेटिव लोगों की लिस्ट बनाने का पिछले हफ्ते। तो सर नेगेटिव लोगों में ऑलरेडी मैं बहुत, क्योंकि जनरल सी जाहिर सी बात है, अगर कोई नेगेटिव बात करेगा तो उससे एक पर्सनल हेट भी होती है कि क्या ये बोल रहा है, मुझे ही नीचा दिखा रहा है। तो इसकी वजह से तो पर्सनली ऐसे लोगों से मैं अफेक्शन नहीं रखता था ज़्यादा। बट मैंने एनालाइज किया कि 2-3 लोग ऐसे हैं जो क्लोज रिलेटिव हैं, तो अब मैं अवॉइड करता हूँ उनके सामने जाना मिलना। वो धीरे धीरे चालू है सर। एंड गीता, जब आप सर आपने एफर्मेशन जब बताई थी, तो जो मैं बुक शाम को पढ़ता था सर, एक बुक है दीपाली, वो बुक का सर भगवत गीता की मूलभूत शिक्षाएं, आई थिंक एक दिख नहीं रहा है। हाँ 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 हाँ। यस सर। तो ये भगवत इस्कॉन गीता। की। यस सर। गीता वैसे पढ़ने के लिए बहुत अच्छी बुक है, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में आती है नहीं। इसमें बहुत सरल शब्दों में समझा रखा है, तो इसमें जस्ट पढ़ रहा था मैं। आपने अफर्मेशन वाली बात बताई थी कि कैसे फिर अफर्मेशंस करोगे तो वर्ल्ड कनेक्ट होने लगता है। तो उसमें वो लाइन पढ़ी, वो लाइन अचानक से हिट हुई मुझे। वो लाइन हिट हुई, उसमें कहा था कि आपके मन में अगर कोई भावना उत्पन्न हो रही है तो उस भावना की पूर्ति संसार में कहीं ना कहीं तो है, और आप चाहो तो कर सकते हो। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छे तरीके से अलाइन हो रही है। और उसी दिन अगले डे मैंने एनालाइज, आपने जो बुक का नाम बताया था सर, द सीक्रेट्स, जैसे मैं कॉलेज से वापस आ रहा था, तो मैंने एक बच्ची के हाथ में वो बुक, पूरे क्राउड में कहीं मेरा फोकस नहीं गया, उसके हाथ में गया और वहां पर वो मुझे उसकी बुक दिखी, द सीक्रेट्स। तो मैंने सोचा वो बच्ची भी पढ़ रही थी, उसके पिताजी थे बाइक में, और वो बैठे बैठे वो बुक पढ़ रही थी विद फोकस। मुझे लगा नाउ द वर्ल्ड इज कनेक्टिंग। तो सर इट्स पावरफुली वर्किंग सर, इट्स अमेजिंग सर, थैंक यू सर। दीपाली। यस सर। यस, योर पॉजिटिविटी। पहले मैं बहुत टाइम पास करती थी, शायद अब शेड्यूल बना ली हूँ। हम्म, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो अब शेड्यूल किस तरह से बनाया है, क्या क्या कर रहे हो उसमें? सुबह 5:30 बजे उठना और हम्म। ठंडे पानी से नहाना, बिना गर्म हाँ, पानी किए। वेरी गुड। और पढ़ना, फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके वापस पढ़ना, मम्मी की थोड़ी हेल्प करा देना, फिर पढ़ना, अगर हम्म। फॉलो हो जाए अच्छे से तो। और बुक, कोई भी ऐसी बुक जो अपार्ट फ्रॉम सिलेबस अपने उसमें ऐड कर लो, अपने रूटीन में। और ये जर्नलिंग और लेट गो, ये आदतें जो है ये अपनी लाइफ में बार 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 ये सब चीज़ों को रिपीट करते रहो। एक एक इसकी ऐसी आदत बना लो कि इसके बिना ऐसा लगे कि यार डे कंप्लीट नहीं हुआ है। डायरी नहीं लिखी ना तो डे कंप्लीट नहीं हुआ, अफर्मेशन नहीं किए तो डे कंप्लीट नहीं हुआ। इसको इस तरह से बना के अपने रूटीन में डाल लो, है ना? ठीक है, गुड। चलो, डॉक्टर शिल्पा। गुड इवनिंग सर। फिर से फिर से बहुत मजेदार जोरदार सेशन। मेरा सवाल न्यूज को लेके है सर। कई बार आपसे या कई बाकी जगहों से भी मैंने सुना है अबाउट हाउ न्यूज क्रिएट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर माइंड्स एंड बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं। बट फिर कई बार देखती हूँ सर मैं कि फिर बहुत ही आउट ऑफ टच हो जाते हैं, क्या चल रहा है दुनिया में, बहुत ही आउट ऑफ टच हो जाते हैं। कुछ पढ़ने जाओ तो निगेटिव भी आ जाता है, पढ़े बगैर कैसे समझेगा निगेटिव था या पॉजिटिव था। तो इसका कुछ सॉल्यूशन दीजिए सर। देखिए कि क्या है आज के मुझे समय लगता है में। आपने कभी तो एक वेबसाइट बताई थी सर जिसमें सिर्फ पॉजिटिव न्यूज मैं आती वो, है, तो ध्यान में नहीं, नहीं। बेटर इंडिया करके एक वेबसाइट है, द हाँ। बेटर इंडिया। उनका अब तो शायद ऐप भी आ गया है, तो उसके अंदर इंडिया भर में जो अच्छा हो रहा है वो बताते हैं वो। तो हम्म। पर वो क्या होगा, वो ऐसा हो जाएगा सलाद खाने जैसा, जिसको हम्म। एकदम, जो अपन नॉर्मल रूटीन में रहते हैं ना, वो अचानक बैटरी बैटर बैटरी बैटर सब पढ़ने को मिले तो ऐसा लगता है यार कुछ और भी हुआ है कि नहीं। तो हम्म। उसमें आपको करंट अफेयर्स शायद नहीं मिलेंगे,
लेकिन हम्म करंट अफेयर्स के बारे में देखिए, अब जैसे मैं हूँ, मुझे मार्केटिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, मुझे पढ़ना ही पड़ता है। मुझे लीगल क्या हो रहे, लॉज चेंज, उसके बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। तो इसके लिए ना रेडिट करके एक पोर्टल है, रेडिट। तो इसमें उसमें बहुत ही यूज तो करता है, हाँ। उसमें क्या होता है, आप फीड्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे आप टेक फीड को सब्सक्राइब कर लो, तो टेक फीड में फिर आपको टेक्निकल जो भी लेटेस्ट दुनिया में हो रहा होगा वो आपको पढ़ने को मिल जाएगा। आपने बिजनेस फीड को सब्सक्राइब कर लिया तो बिजनेस से रिलेटेड जो भी अच्छा कुछ हो रहा होगा वो आपको आ जाएगा। तो उसमें मैं जनरली ये नेशनल इश्यूज को अवॉइड कर देता हूँ। नेशनल इश्यूज और पॉलिटिकल व्यूज, ये जो है मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता। इन सब्जेक्ट्स में जो भी लेटेस्ट चल रहा है तो वो मुझे पता लग जाता है। तो जो आप कह रहे हैं ना कि दुनिया से भी एकदम पीछे नहीं होना है, तो वो वैसे। और बाकी हम्म तो क्या है, लेटेस्ट में जो कुछ पॉलिटिकली चल रहा है वो तो वैसे भी आपके बिना पढ़े आप तक पहुंच ही जाएगा। कोई ना कोई कहीं ना कहीं दोस्त यार कहीं ना कहीं बात निकाल ही देगा, अरे ये हुआ देखो, मोदी जी ने ये किया, उसने ये कर दिया, पुतिन आ गए हैं, ये हो हाँ, गया तो है। तो ऐसे इतनी ही सर, चीजें। ऐसे ही समय पे बहुत पिछड़ा हुआ ऐसा लगता है कि आई एम सो ब्लैंक अबाउट इट, नहीं तो कि बड़ा एकदम इंटरेस्ट लेके पूछने का। डम है ऐसा नहीं नहीं, लगता कई कई चीजों में तो है। डम्ब रहना अच्छा है। कई चीजों में डम्ब रहना बहुत अच्छा है। हर चीज में हमें तो बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं, मैं तो बिल्कुल इंटरेस्ट लेके पूछता हूँ, अच्छा ऐसा हुआ यार, क्या क्या हुआ, क्या डिटेल है। दैट्स इट, अपना काम हो गया। बातों में भी लग गए, उसको भी उसके मन की कर दी, और हमारा भी जो जनरल नॉलेज था वो अपडेट हो गया, बस दैट्स इट। क्योंकि वो उसके बाद जो कुछ होगा वहां बहसबाजी, जो चिल्ला चोट, वो सब में तो निगेटिविटी है ना। या तो फिर हाँ दूरदर्शन की न्यूज, दूरदर्शन के ऊपर आज भी वही वाले स्टाइल में समाचार चलते हैं। सुबह हाँ में जो सुबह में 9 बजे आते थे और शाम को 7 बजे जो आते थे, वो वाले दी बेस्ट होते थे। उसमें एग्जैक्ट केवल न्यूज टू न्यूज बात होती थी, दैट्स इट, है हाँ। ना। तो वो सुन लिए समझ लिए, उससे भी बात बन जाएगी। सर जैसे अभी इसका इंडिगो का इतना सारा चल रहा है, तो कहीं तो मैंने पढ़ा यार, 2-3 लोगों के फ्लाइट में कैंसिल हो गए। इंडिगो का चल रहा है तमाशा, अभी मैंने पढ़ा है, चल क्या रहा है, क्यों। हाँ, तो 5 दिन लेट मुझे पता चला, तो ऐसा बहुत हो रहा है। पर ठीक है, आप कह रहे हैं वो भी सही है। ये रेडिट और दूरदर्शन से काम हो जाएगा सर। एग्जैक्टली। ठीक है सर, चलेगा, थैंक मैं यू। इसके ऊपर कुछ बोलूं सर? हाँ मैडम। अ, मैं क्या करती हूँ, पेपर हाथ में आने के बाद वो ऊपर जो हेडलाइन है ना, वो निगेटिव दिखी कि वो पेज ही ये कर देती हूँ। अभी एक लाइन पढ़ ली कि 700 का ये हो गया है, बात खत्म हो गई। उसके नीचे सब डिटेल में फिर वो हर एक फैमिली का वगैरह जो बताते वो नहीं देखती हूँ। उसके बाद सिर्फ एक संपादकीय जो रहता है, उसका हाँ, एक का अच्छा रहता है, जो नई न्यूज भी बताते हैं, जेन के बारे में भी बताते हैं, उतना पढ़ लेती हूँ। और एक जगह जो नया कुछ तो भी रिसेंट उन्होंने ये किया हुआ है, क्या बोलते, शोध किया है, तो बस हाँ। उतना पढ़ती हूँ और बाकी रख देती हूँ, बस हम्म। फिनिश। बाकी देखतीस नहीं, तो दैट टेक्स ओनली 10 मिनट्स, वो भी बहुत ज्यादा हो गए, 10 मिनट भी। और नहीं पढ़े तो ऐसे कुछ बुरा लग रहा है या ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे अभी शिल्पा ने बताया कि 5 दिन बाद न्यूज मुझे समझी, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हम्म। हमें क्या फर्क पड़ रहा है। 5 दिन बाद समझी, हाँ बाबा, नहीं मैं नहीं पढ़ती हूँ पेपर, मैंने सबको क्लियरली बोल दिया कि नहीं मैं पेपर पढ़ती नहीं, टीवी देखती नहीं, ये इस पे भी सोशल मीडिया इसमें देखती ही नहीं मैं। ऐसी कुछ न्यूज हम्म। आई है उसको डिलीट करके ये हो जाए। हाँ, कुछ जगहों पे क्या है, थोड़ा पीछे रहने में भी आनंद है, पीछे रहने का आनंद, वो एक अलग ही है। उसमें क्या है, हम हमारे कॉन्शियस से डिसाइड कर रहे हैं कि इस एरिया का एक्सपर्ट मुझे नहीं बनना है। सो नहीं बनना, नहीं बनना। अब मुझे उसमें कभी इंटरेस्ट हुआ और वो मेरे आगे चल के पॉलिटिकल करियर डिफाइन कर रहा होगा, तो देन इट इज अ सेपरेट सब्जेक्ट। उसकी फिर सिंसेरिटी से वैसी हम स्टडी करेंगे। और सारे बड़े लीडर्स, ये जितने भी, ये जो हर चीज को जानना और समझना और उसके इतने डेप्थ में जाना, ये काम किसी एक्सपर्ट का नहीं है। आपको आपको हमें क्या लगता होगा, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन रहे होंगे या न्यूटन रहे होंगे, इनको अपनी डिस्कवरी रूम से, रिसर्च लैब से बाहर आने की कभी फुर्सत भी मिली होगी क्या? ये लाइफ के बारे में ये तक भी नहीं जानते थे कि इनकी बीवी कौन थी और क्या करती थी और क्या उसका रूटीन रहा था, उसको भी नहीं समझ पाते थे। हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़े आचार्य हुए जिन्होंने मैथमेटिक्स के ऊपर इतना इस लेवल का ग्रंथ लिखा, उनके बारे में ऐसा कहते हैं, उनकी शादी जिस दिन हुई
उस दिन उनको शादी के पहले से वो लिखना था। माँ बाप ने बोला भाई ये मुहूर्त हो रहा है, शादी करनी पड़ेगी, तो कर ली। और शादी करने के बाद में आते ही बीवी को कहा कि पहले मैं अपनी रिसर्च पूरी करूंगा फिर तुमसे बात करूंगा। वो रिसर्च का ग्रंथ पूरा करने में उनको 30 साल बीत गए। 30 years ही वॉज रिसर्चिंग एंड राइटिंग। बाद में वो ग्रंथ जब पूरा हुआ, बीवी को आंख उठा के तब देखा उन्होंने और बोला, पहले तो ये पूछा कि आप कौन है। तो कहे कि मैं आपकी बीवी हूं, रोज आपको खाना देती थी, आप खाना बिना गर्दन उठाए खा लेते थे, देख लेते थे, अपना रूटीन पूरा करते थे। वो इतना प्रभावित हुए कि तूने 30 साल में एक बार भी नहीं कहा कि मेरे से शादी क्यों करी, झगड़ा झगड़ी कुछ भी नहीं। ये आज से मेरे ग्रंथ का नाम मैं तेरे नाम पर रखता हूं। उन्होंने उस मैथमेटिक्स के उस ग्रंथ का नाम रखा भामती टीका। भामती टीका, भामती उनकी वाइफ का नाम था। आज वो आचार्य का नाम मेरे को याद नहीं है, लेकिन उनकी टीका का नाम याद है, भामती टीका। उन्होंने अपनी बीवी के नाम को उसमें अमर कर दिया। पर वो सोचो 30 साल अपनी बीवी को नहीं देख पाए तो बाहर की क्या जानकारी रखते और क्या हो रहा था। पर ऐसे ही लोग लाइफ में कुछ बड़ा कर जाते हैं, क्योंकि वो एक अपने स्पेशल सब्जेक्ट पे फोकस रख के डीप 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 उसमें चले जाते। यस राहुल जी। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। और जो अपने को न्यूज देता है ना सर, उसको भी खुशी होती है कि यार मेरे को कितनी इम्पोर्टेंट मालूमात है, इसको तो कुछ नहीं है। वो अंदर से भी खुश हो जाता है। हाँ जी जी। अपन यस उसको राहुल कुछ जी, दिया होता है तो उसको अच्छा लगता है। बिल्कुल। अनम्यूट करिए। नहीं राहुल जी, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं इसलिए आपकी आवाज नहीं आ अभी रही। अभी ठीक आ रही है हाँ बात सर? यस यस। ठीक है। चलिए सर, क्या बात है। तो मैं सर ये बल्कि सैटरडे का अधिकतर मिस कर देता हूँ सेशन। तो आज बड़ा अच्छा लगा कि नहीं, आगे से ख्याल रखूंगा। तो बड़े अच्छी पॉजिटिविटी है सर। और ये जो स्पेशलाइजेशन वाली बात हो रही है, नो डाउट सर, मेरा तो ऐसा भी विचार है कि अपने एलसी के ग्रुप में भी अगर ऐसा सबका अपना अपना स्पेशलिटी हो, और कभी उन स्पेशलिटी पे आपस में भी कभी डिस्कशन किसी किसी सेशन में, खास तौर पे अगर सैटरडे को हो, कि सब लोग उनकी जो नॉलेज है, जो उनका विजडम है, वो थोड़ा अगर शेयर करें, तो बाकी लोग उस प्रपंचों से बच जाएंगे। उस इतने बड़े जो वास्ट कहते हैं ना कि समुद्र है ये जो ज्ञान और यहाँ वहाँ की नॉलेज लेना, पर कुछ हद तक जरूरी भी होता है। तो उनके जिस तरीके से, जैसे हम गूगल सर्च करते हैं किसी चीज के लिए, तो जरूरत पड़ती है कई बार, कभी हेल्थ को लेके, कभी जैसे अब आपको इतना ज्ञान है अध्यात्म को लेके, ध्यान को लेके, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह को लेके। तो सर इस तरीके से भी डिस्कशन, किसी कभी 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 कुछ सब्जेक्ट आप लोगों को ना समझ में आ रहा हो, तो हम लोग कुछ बैठ के अपना अपना जो है, जैसे मेरे तीन चार कुछ हैं सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है, जैसे मैं भी अध्यात्म में, और ये आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। और चूंकि मैं थोड़ा सा कहीं एक पार्टी के थोड़ा लीड करता हूँ कुछ पोस्ट को लेके, बीजेपी को लेके एमपी में, तो वो मेरे को अपडेट करनी रखना ही पड़ता है। उसके बावजूद भी कई बार होता है कि नहीं, कोई ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ में, कोई अपने से घुले मिले लोग हों जिनके साथ में डिस्कशन हो, टाइम की बाउंडेशन ना हो, तो अच्छा लगेगा सर अगर ऐसा होता है तो। और दूसरा सर, आज हाँ। पहली बार मालूम चला कि आप भी सरस्वती से हैं, मैं भी सरस्वती से ही पढ़ा हूँ। अच्छा अच्छा, अरे वाह वाह वाह, चलिए बहुत बढ़िया। हमारा संघ बैकग्राउंड का परिवार है। हाँ तो निश्चित रूप से। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत अच्छा लगा, और ये निश्चित रूप से अच्छा विचार है। इसको हम एलसी में अभी ऐसा कर भी रहे हैं कि कुछ 1-2 महीने के डिफरेंस पे एक ऐसा केवल मेंटीज का एक सेशन होता है। उसमें रादर मैं, अजय सर और हम लोग में से कोई होता नहीं है, वो केवल मेंटीज ही आपस में बात करके उसको करते हैं। पीछे एक हुआ ऐसा, और वो बड़ा अच्छा हुआ, उसको सुबोध जी ने ही लीड किया था। तो अगली बार भी ये अब जल्दी होने वाला है शायद। हम लोग जब वहाँ रहेंगे अभी दुबई में, तो उस वाला थर्सडे जो होगा वो ये ऐसे ही होगा, 14 तारीख वाला। तो आप उसमें ज़रूर ज्वाइन करें और देखें, है ना। सर ये भी है कि कभी जैसे होता है ना, क्लास में टीचर नहीं होते तो बच्चे आपस में मस्ती करते वही थे। वही वाला है, वही वाला सत्र है। उसमें हम लोग नहीं हैं, वो डायरेक्ट केवल स्टूडेंट्स हैं, और सब आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर, उन्होंने क्या किया, क्या इम्प्लीमेंटेशन हुए, किसी से किसी को क्या सीखने को मिले, ऐसा वैसा है वो।
नहीं, क्या बात है सर। और सर मैं तो बात करूंगा कि शिल्पा जी भी काफी एक्टिव रहती हैं, तो हाँ, अगर इस बीच में भी ऐसा कुछ बने तो अपन करते हैं ऐसा कुछ। ये इस बार की सेशन की जिम्मेदारी उन्हीं को दी है, शिल्पा मैडम को ही लीड करना है। पिछली बार अनाउंस वो हमने किया था, तो बिल्कुल। इस बार 14 का वो करने वाली हैं सभी के साथ। क्या बात है, क्या बात यस सर। यस। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा सबके साथ बात करके। अगले सैटरडे को फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार। है।